अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। भाई मैं भी ज़बरदस्त जो है वो चाय एंजॉय कर रही हूँ और सुबह सुबह चाय का जो मज़ा है ना वो मज़ा ही अलग है। अच्छा जनाब, आज के शो का आगाज़ करते हैं अच्छी बातों के साथ। और अच्छी बातों में ये है कि आपने एक दूसरे का देना है साथ, एक दूसरे के साथ नेकी से सिले रहमी से पेश आना है। इसके अलावा आज के शो का आगाज़ हम करते हैं जी एक बड़ी ज़बरदस्त टिप भी है और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक भी है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जो सेल है, जो ख़वातीन सेल से कपड़े लेती हैं उनको कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है, इसके कितने नुकसान हैं और कितने फ़ायदे हैं, और सेल से शॉपिंग करना जो है वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होता है और कब कब आपको सेल से जो है वो शॉपिंग करनी चाहिए। अच्छा जी, कुछ इस तरीके से है कि बहुत सारी जो हैवी ब्रांड्स होती हैं वो क्या कर रही होती हैं कि वो सेल लगाती हैं। अब ये डिफरेंट ओकेजन्स पर सेल लगती है, जैसे अभी राइट नाउ आज़ादी सेल लगी हुई है तो आप जाएं और 70% ऑफ भी है, 50% ऑफ भी है, तो यू कैन बाय वेरी गुड ड्रेसेस। मगर जो सेल में से आप कपड़े लेते हैं उससे पहले कुछ टिप्स सुनते जाएं कि सेल में से कपड़े लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि आपने प्लान करना है कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। फिर आपने ये सोचना है कि ये तमाम तर चीज़ें जो कि आप ख़रीद रहे हैं ये आपकी कॉस्ट सेविंग करेंगी। नेक्स्ट फिर आपने ये सोचना है कि ये आपकी जो इंक्रीज़ है परचेज़ यानी ख़रीदने की जो पार है उसको बढ़ाएगा। आपके पास बड़ी ब्रांड के ज़्यादा ड्रेसेस आ जाएंगे 70% ऑफ पे, 50% ऑफ पे। फिर क्या करता है कि ये आपकी जो कलेक्शन है वार्डरोब के अंदर उसको भी इंक्रीज़ कर देता है और आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन के ड्रेसेस जो हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि जो सेल में से ड्रेस आप ले रहे हैं जो ब्रांडेड शॉप से, उसकी क्वालिटी वही हो, उसकी क्वालिटी जो है वो कम ना हो, किसी तरीके से वो डैमेज ना हो। अच्छा, फिर आपने अच्छे से रिसर्च करनी है कि जिस प्राइस पर, सेल प्राइस पर आप ये कपड़े ले रहे हैं, ये कपड़े जो हैं इससे पहले जब रियल प्राइस पर मिल रहे थे तो कितने के थे और आपको कितना फ़ायदा होने जा रहा है। अच्छा, फिर आपने जैसे ही सेल लगनी है तो फ़ौरन से जाना है इन शॉप्स पर, क्योंकि साइजेस और डिज़ाइन जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं सेल में, तो आपने फ़ौरन से जाके सेल में से ख़रीद लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई कूपन्स वगैरह हैं, इससे पहले आप जिन ब्रांड से शॉपिंग करते रहे हैं वहाँ के कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास तो आप उनको बताएं और उनसे पूछ सकते हैं और इजीली ये कपड़े बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने करना ये है कि बहुत सारी चीज़ों में ध्यान इस बात का भी रखना है कि जो ड्रेसेस आप सेल में से लेके आते हैं उनसे पूछ लें कि उसकी कोई रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है। जो ड्रेसेस आप सेल में से लेके आते हैं वो ड्रेसेस अक्सर ऐसा होता है कि विंटर्स के एंड पर समर कलेक्शन की सेल लगी हुई होती है और समर कलेक्शन के एंड पर विंटर्स के ड्रेसेस की सेल लगी हुई होती है, तो ये बेहतरीन टाइम होता है जब आप गर्मियों के अख्ताम पर जो है वो सर्दियों की शॉपिंग पहले से कर सकते हैं और वही जैकेट्स जो कि लास्ट ईयर 10-10, 12-12, 20-20 हज़ार की थी वो आप 7,000 में, 5,000 में जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो जनाब ये तो हो गए हमारे सेल की प्राइजेस और सेल के बारे में ये वो जो है टिप्स हो गई कि जब आप कभी भी चीज़ें ख़रीदने जा रहे हों और सेल लगी हुई हो तो उसकी क्या टिप्स होती हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ जान लेते हैं वेजिटेबल प्राइजेस जल्दी से, क्योंकि आपने जाना होता है ग्रॉसरी करने, तो स्टैटिक रेट्स जो हैं वो आप सुनते हुए जाएं और जब ये आप रेट सुनेंगे तो साथ साथ आपको पता भी चल जाता है कि कौन सी सब्जियों के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, कौन सी सब्ज़ी जो है वो किस लिए बेनिफिशियल होती है। तो अब बस थोड़ी सी देर में हम आपके साथ में जो है वो सब्जियों के रेट्स जो है वो शेयर करेंगे ताकि आप जान सकें कि भाई टमाटर के कितने फ़ायदे हैं, खीरे के कितने फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो सब्ज़ियां होती हैं वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में कितना अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि ये जो सब्ज़ियां होती हैं ना बेसिकली ये आप अपनी डाइट में हफ्ते में 3 से 4 दिन लाजमी शामिल किया करें और 3 से 4 दिन आप ये सब्ज़ियां ज़रूर खाया करें, क्योंकि ये सब्ज़ियां जो होती हैं बेस्ट होती हैं स्किन के लिए, बेस्ट होती हैं आपका जो मूड है वो मेंटेन करती हैं। इसके अलावा ये जो सब्ज़ियां होती हैं ना, जितनी भी ये सब्ज़ियां होती हैं ये क्या कर रही होती हैं, ये बैलेंस कर रही होती हैं आपके साथ आपकी डाइट को, डाइजेशन में अहम किरदार अदा करती हैं। और सब्ज़ी ज़रूरी नहीं है कि सब्ज़ी में आपको जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना जी हमें तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, हमें तो गोश्त खाना पसंद है, हम तो जो है वो गोश्त खो रहे हैं, तो भाई सब्ज़ियाँ भी मज़े की बन सकती हैं। सब्ज़ियों में भी नमक मिर्च डाल के उनको अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं और बड़ा दिलचस्प बना सकते हैं। तो सब्ज़ियों के रेट्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि सब्जियों के रेट्स क्या हैं। सो हेयर वी गो नाउ। टमाटर आ गया स्किन के लिए बेहतरीन 100 रुपये,
अच्छा जी, स्किन के लिए बेनिफिशियल है आलू, आंखों के नीचे लगाएं, मास्क लगाएं, 70 रुपये। अच्छा जी, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, लहसुन 400 रुपये। साथ साथ में चाय भी तो पीती जा रही हूँ ना, और आपको बताती जा रही हूँ क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या जो है वो नुकसान आते हैं। अदरक आ गया जी, अदरक से याद आ जाती है अदरक वाली चाय, और ये है 480 पे। इसके बाद जो है वी हैव गाजर। अच्छा जी, गाजर जो है आंखों के लिए बड़ी बेहतर है, और जो लोग खाते हैं कहते हैं आंखों की बिनाई बड़ी बेहतर हो जाती है। ये है जी 180। तुरई आ गई, तुरई जो है वो 120 है, खाने में पकाने में बड़ा टेस्टी होती है। दाल तुरई जो है बड़े मज़े की बनती है। अच्छा जी, लौकी 100 रुपये है, और लौकी जो है लौकी गोश्त बड़ा ज़बरदस्त बनता है, और जो लोग सब्ज़ी नहीं खाते हैं वो गोश्त में जो है लौकी मिला के खाएं तो बड़ा अच्छा है। फूल गोभी जी 240, डाइजेशन के लिए बेहतरीन होती है, कंस्टिपेशन नहीं होता है। आप फूल गोभी खाएंगे तो आपको बहुत बेहतर फील होगा। खीरा आ गया, खीरे के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये 240 पर है, और खीरे का आप मास्क लगा सकते हैं, आंखों के नीचे लगा सकते हैं। भिंडी, भिंडी होती है बहुत सारे लोगों को पसंद, ये है जी 240, और भिंडी के जो टेस्ट है ना वो बड़ा अच्छा। और प्याज आ गई जी, बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद, और बाल जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं अगर आप प्याज का पानी बालों पे लगा रहे होते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे और कुछ जान लेते हैं मौसम का हाल। और मौसम कराची में है औसम, और कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी बारिश है, और कभी तेज़ हवाएं हैं। आज सुबह मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, आज सुबह जो मौसम था वो बहुत औसम था। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जिस तरीके से मौसम का हाल है, उस सूरत हाल में अब कराची वाले जो हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं, यानी बारिशें जो हैं वो हो सकती हैं। और यही कहा जा रहा है कि जी जो 13 अगस्त और 14 अगस्त के दरमियानी दिन हैं इनमें भी बारिशें मुतवक्के हैं। जबकि ओवरऑल अगर पाकिस्तान के मौसम की बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी इसी तरीके से मतला जो है वो अबर आलूद है। इस्लामाबाद में भी मौसम की जो सूरत हाल है वो कुछ इसी तरीके से है। तो दिन भर मौसम कैसा रहेगा, इस हवाले से हम आपको बताते हैं कि 10 बजे मौसम कैसा रहेगा, फिर हम आपको बताते हैं कि 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, 1 बजे मौसम कैसा रहेगा, ताकि जब आप जाएं तो फिर आपको पता हो। 10 बजे रहेगा जी 29 सेंटीग्रेड, 11 बजे रहेगा 30 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 30 सेंटीग्रेड, और 1 बजे भी रहेगा 30 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, अब आगे बढ़ जाते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं माल का हाल, करेंसी के क्या रेट्स हैं। क्योंकि करेंसी के रेट्स ना पता नहीं क्यों आप मुझे इतने सारे मैसेजेस करते हैं कि जी आपने आज नहीं बताया कि एजुकेशन सेक्टर में क्या चल रहा है, करेंसी सेक्टर में क्या चल रहा है। तो करेंसी के रेट्स तो स्टैटिक ही होते हैं, तो जल्दी से चलते हैं और करेंसी के रेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं कि करेंसी की जो रेट्स हैं वो क्या है। तो वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर 189, वी हैव कैनेडियन डॉलर 210, वी हैव यूरो 332, वी हैव कुवैती दिनार 926, एंड व्हाट वी हैव, we have UK pound 382, we have Saudi Riyal 75, और we have Swiss francs 351, और we have US dollar 284। तो जनाब ये तो हो गई सारी सूरत हाल जो सिटी अपडेट्स मैंने आपके साथ में शेयर की। अभी मज़ीद भी सिटी अपडेट्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं हम मैच की। और ये जो मैच हैं ये सोसाइटी लेवल पर जब हो ना तो बड़ा ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि मैचेस करवाती हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि आपस में इस तरह के इवेंट कराती हैं एक हेल्दी एक्टिविटी के तौर पर भी। और जब ये मौका है जश्न आज़ादी का तो हर जगह गेम्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, लोग चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और लोग जो है बहुत कुछ कर रहे हैं। ज़रा चलते हैं देखते हैं कि सरफराज अहमद ने भी एक टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, ये कह के आ रहे हैं और मनाजिर क्या हैं। हैव अ लुक। देखिए, पहले तो आने वाली जो 14 अगस्त है उससे पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस 14 अगस्त को जो मार्का हक का नाम दिया है, और जो फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 10 मई को दी है, उसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। देखिए, पहले तो चलिए जी, तो आपने देखा कि कितने ज़बरदस्त इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं। अच्छा जी, एक और बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का नाम बुलंद करने वालों को सलाम, जो भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और ज़बरदस्त जीत लेकर आते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम उनका जिक्र करें। और ये जिक्र कुछ इस तरीके से है कि ये जी ताइक्वांडो चैम्पियनशिप है, जिसमें मलेशिया हीरो ओपन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में कराची के मार्शल आर्ट ने 4 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल्स जो हैं वो जीत ली हैं। और जुल्फी इंटरनेशनल कराची ताइक्वांडो एकेडमी के खिलाड़ियों की शानदार कामयाबी ने जो है पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया। तो पाकिस्तान का सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया है मलेशिया में भी। और जी
मलेशिया में ये इवेंट हुआ और जिस तरीके से जीत हासिल की है, इन सबको बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हमारे सिटी एट 10 के मॉर्निंग शो की जानिब से। और इंशाल्लाह इन लोगों को हम अपने शो पे भी इनवाइट करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इस जीत का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं। ये है आम तातील के हवाले से। जी हाँ, आम तातील है 14 अगस्त को, क्यों ना हो भाई, हमारा जश्न आज़ादी है। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर अब नोटिफिकेशन जारी किया गया है और बताया गया है कि ये जी पब्लिक हॉलीडे है, आम तातील का ऐलान किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त 2025 को यौम आज़ादी पर आम तातील का ऐलान कर दिया। अगस्त 2025 को तमाम बैंक्स और मालियाती इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे जनाब। तो उस दिन है छुट्टी और अभी से ही जितना सेलिब्रेशन चल रहा है ना, लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि बस हाफ डे ही चल रहा है, क्योंकि आप वापस जाएं तो आपको झंडियाँ और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही होती हैं। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जिक्र कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि आज जो अहम समातें हो रही हैं हाई कोर्ट में, आज जो अहम हेयरिंग्स हैं वो क्या क्या हैं। तो हाई कोर्ट की जो अहम हेयरिंग्स हैं आज सिंध हाई कोर्ट में, वो कुछ इस तरह से है कि आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस की समात हैं जो कि मुकर्रर की गई हैं। इसमें मिसिंग पर्सनस के हवाले से हैं, गैर कानूनी तामीरात के हवाले से हेयरिंग्स हैं, तजावुजात से मुतालिक दरखास्तों पर समात है, फिर जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समात होगी। अच्छा, दरखास्त पर समात जस्टिस जफ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे और जो तफ्तीशी अफसर हैं इन पेशरफ रिपोर्ट पर अदालत में ये जो पेशरफ रिपोर्ट है ये आगे जमा करवाएंगे। आइनी बेंच के रूबरू मुलाजमतों से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तों पर भी समात होगी। दरखास्त पर समात जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो हैं वो करेंगे। अच्छा जी, ये जिस तरीके से अब समात के हवाले से मैंने डिस्कशन की, वहीं पर एक और ख़बर है जो मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ और ये हेल्थ से रिलेटेड। तो भाई अब जो हेल्थ है ना उससे रिलेटेड अलर्ट भी है और ये एक थ्योरी भी है और ये इस तरह का जो है वो बताया गया है डॉक्टर्स की जानिब से, प्रोफेसर्स की जानिब से, कि हर साल मुख्तलिफ बीमारियों की शरह में जो है वो अब इजाफा होने लगा है। तो आपके साथ में शेयर करते हैं कि ये कौन कौन सी बीमारियाँ हैं अब जिनमें इजाफा हो रहा है और कौन कौन सी बीमारियाँ जो है अभी रीसेंट जो है वो स्प्रेड हो रही हैं। इनमें है जी हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, HIV, एड्स समेत दीगर बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं और ऐसा कहना है सदर इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी का। अच्छा, प्रोफेसर साहब का मज़ीद कहना है कि तिब्बी तंजीमें, हुकूमत और खुद आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा और उन्होंने यही कहा है कि ये जो ईयरली जो है ये बीमारियाँ स्प्रेड आउट होती हैं, तो इस वजह से जो है आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये बीमारियाँ जो हैं वो स्प्रेड ना हो। आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं जल्दी से कि एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है। जिन्होंने मैट्रिक के पेपर दिए हैं उनके लिए ख़बर ये है जनाब कि अभी आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा डिले है और वो अगस्त के लास्ट में आएगा, क्योंकि जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। तो खबर है सिटी 21 के प्लेटफॉर्म से कि जी मैट्रिक वालों थोड़ा करें इंतज़ार, रिज़ल्ट आपका आएगा अगस्त के लास्ट में। और इंटर वालों के लिए ख़बर ये है, ये आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची इंटरमीडिएट के जो नताइज हैं, अब उनकी जो मार्कशीट है आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की प्री मेडिकल की मार्कशीट जो है वो जारी किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो बस आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। मुतालिका कॉलेजेस प्रिंसिपल के अथॉरिटी लेटर के साथ बोर्ड ऑफिस के मुतालिका सेक्शन से मार्कशीट जो है वो हासिल कर सकते हैं आप लोग। और दूसरे मरहले में जो सेकंड फेज़ है प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का, उसके नताइज जो हैं जारी किए जाने की तैयारी आखिरी मराहिल में है। अगस्त के आखिर में नताइज जारी किए जाने का इम्कान है। और दूसरी जानिब मैट्रिक बोर्ड कराची अब तक साइंस ग्रुप के नताइज का ऐलान नहीं कर सका है। साइंस ग्रुप के जो नताइज हैं वो हैं जी इल्तवा का शिकार। इस वजह से जो है स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं कि भाई क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो रिज़ल्ट का इंतज़ार है वो बहुत सारे लोगों को है। अच्छा जी, मुझे भी एक और चीज़ का इंतज़ार है और ये जो इंतज़ार है वो कुछ ऐसा इंतज़ार है कि ये आज शाम तक का इंतज़ार है। मैच का इंतज़ार है भाई, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, तीसरा फैसला कुन मैच खेला जा रहा है और अल्लाह करे आज पाकिस्तान जो है वो जीत जाए। तो ये मैच होने जा रहा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे के करीब और इस मैच में बहुत सारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान के साथ। 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। पहले वनडे में पाकिस्तान, दूसरे में वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की। सीरीज़ का फैसला कुन मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे शुरू होगा, जबकि आपको बताएं कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गुज़िश्ता 31 साल में 10 वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ जीती हुई है और वेस्ट इंडीज़ ने 1991, 1992 में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी सीरीज़ जो है वो जीती थी। अच्छा जी, एक लास्ट अपडेट जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। इट्स अबाउट ग्रॉसरी, दालें। जी हाँ, आप लोगों ने दालें लेने जानी होगी, ख़रीदारी करनी होगी, तो ये प्राइस जो है स्टैटिक प्राइस, ये ज़रा सुनते जाएं कि दालों के प्राइजेस क्या हैं। तो दाल माश की बात सबसे पहले करेंगे जिसके प्राइजेस हैं 405। ये है दाल माश की रिटेल प्राइस
जो कि हम आपके साथ में शेयर कर रहे होते हैं, ताकि जब आप जाएं दुकानों पे तो आप अच्छे से ये दालें जो हैं वो खरीद सकें और पता हो ना भाई आपको रोज़ाना कितना महंगी चीज़ें ला रहे हैं आप। अच्छा, उसके बाद मूंग की दाल के प्राइस है 310, फिर उसके बाद जो मसूर की दाल के प्राइस हैं वो है 250, दाल चना जो है उसके 340 हैं, और फिर जो काबली चना है उसके होलसेल प्राइस हैं 310। सो जनाब, ये हो गई हमारी सिटी अपडेट्स, और अब शो में यहाँ आ गया है एक छोटा सा ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे, टॉप स्टोरीज शेयर करेंगे, बताएंगे आपको कि जश्न आज़ादी जो है वो कैसे मनाई जा रही है, और आतिफ असलम ने कॉन्सर्ट क्यों रोक दिया था, ये भी आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और अपने करस्पॉन्डेंट को इंट्रोड्यूस कराने से पहले हम बात करेंगे कल हुए कॉन्सर्ट की, जिसमें बहुत ज़्यादा आवाम ने जो है वो शिरकत की, ख़वातीन भी थी, फैमिलीज़ वहाँ पर मौजूद थी, बच्चे भी थे, लेकिन हो गई बदनज़मी। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये आपको बताएंगे कुछ देर बाद, लेकिन मनाजिर आप देखिए। हियर वी गो नाउ। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये मनाजिर है, कल हुआ था ये कॉन्सर्ट, और यहाँ पर जो है वो गवर्नर सिंध भी मौजूद थे। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सर्ट जा रहा था, जिस तरीके से कॉन्सर्ट होता है, लेकिन जब यहाँ पर फैमिलीज़ आईं और ज़्यादा रश यहाँ पर बढ़ा, तो आप देख सकते हैं कि फिर आतिफ असलम ने जो है ये कॉन्सर्ट रोक दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप फैमिलीज़ को जगह दें, जो बहनें वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ बदतमीज़ी ना की जाए। तो गवर्नर सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर यह भी कहा वहाँ पर कि कोई है जो मेरी बहनों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और बहनों के साथ तो इस तरह से नहीं किया जाता। तो उसके बाद इस कॉन्सर्ट में हुई बदनज़मी, और ये देखें आप आतिफ असलम को जाते हुए भी देख सकते हैं कि आतिफ असलम जो है वापस जा रहे हैं, और उनकी जानिब से कॉन्सर्ट जो है उसको रोक दिया गया था। और हुजूम देखें आप यहाँ पे कितना जम्मे गफ़ीर है आवाम का, और ये जो सारे लड़के, जो सारे हमारे भाई लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये इन लोगों की बदतमीज़ी की वजह से, इन लोगों की बदनज़मी की वजह से, डिसऑर्गेनाइज होने की वजह से चीज़ें इस तरह से हुई कि ये कॉन्सर्ट जो है रोक दिया गया, और उसके बाद फैमिलीज़ यहाँ से वापस जा रही थी। गवर्नर सिंध स्टेज पर मौजूद रहे, और उनकी जानिब से कहा गया बाकायदा तौर पर कि भाई मेरी बहनों का देखभाल करने वाला कौन है, आपकी बहनें, इन्हें आगे आने दें, इनके साथ जो है वो बदतमीज़ी ना की जाए। तो ये सूरत हाल थी जी इस कॉन्सर्ट में, एंड आई होप कि नेक्स्ट अभी जितने भी इवेंट हो रहे हैं उसमें इस तरह की सूरत हाल ना हो। तो भाइयों, आप लोग जो भी कॉन्सर्ट देखने जाते हैं, प्लीज़ आप ये भी ध्यान रखा करें कि बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं और ये आपकी बहनों की तरह ही होती हैं, इनका भी ध्यान रखना आप ही का काम होता है। तो मिलके एंजॉय करें, जश्न आज़ादी हम सबका है, तो हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जिसकी वजह से जो है वो हमारे इतने अच्छे जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं, उनमें कोई हर्डल आए। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट आजिज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और उनके साथ हमारी एक बड़ी प्यारी सी करस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, अक्सा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं अक्सा, ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज फर्स्ट टाइम आपके शो में आई हूँ। हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है अक्सा को अपने शो पे बुला के। अच्छा जी, जश्न आज़ादी की बात करते हैं। आजिज़ भाई, सब जगह जो है वो जश्न आज़ादी की तैयारियां की जा रही हैं। अभी कुछ मनाजिर हमने गुज़िश्ता रोज़ के भी दिखाए कि कॉन्सर्ट में किस तरीके से बदनज़मी हुई। पहले तो एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है कि जी ये पूरा जो 14 डेज़ हैं ये हम बड़ा अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हर जगह आप देखें सबसे लाली परचमों की बहार है, झंडियाँ हैं, और बहुत सारी जो है वो आप चीज़ें देखेंगे कि इनफैक्ट हमारा जो ऑफिस है वो भी माशाल्लाह से प्रिपरेशन हो रही है 14 अगस्त की। यहाँ पर कैसे देख रहे हैं तैयारियों को। और दूसरा, जब जश्न आज़ादी का इवेंट है, अपने मुल्क की बात हो रही है, घर की बात हो रही है, तो फिर फैमिलीज़ के साथ इस तरह से क्यों किया जाता है? देखिए, ये पहली बार हो रहा है कि 14 दिन जश्न आज़ादी की तकारीब हो रही हैं, और मार्के हक के नाम पे जो तकारीब हो रही हैं, और सिंध हुकूमत ने बहुत बड़ा एहतमाम किया है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सिंध हुकूमत ने सिंध के तमाम बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए हैं। सखर, हैदराबाद, कराची, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, लाड़काना, जो सिंध के डिविजनल हेडकोार्टर्स हैं, इन सब में बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, अभी तक जारी हैं। और उसके बाद आखिरी इवेंट पर नेशनल स्टेडियम कराची में होना है 13 अगस्त की, यानी कल रात को। बहुत अच्छे इवेंट हुए हैं, और ज़ाहिर है कि एक ज़िंदा कौम की ये बहुत बड़ी मिसाल है कि हम अपनी जश्न आज़ादी को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर कबल जो फुटेज दिखाई, ये इस तरह के सीन हमें, इस तरह के मनाजिर हमें 2-3 जितने भी बड़े प्रोग्राम अब तक हुए उनमें नज़र आए। यानी हैदराबाद में जो कंसर्ट हुआ, रानी बाग हैदराबाद में, आर्ट्स काउंसिल उसकी ऑर्गेनाइज़र थी,
तो उसमें भी सोशल मीडिया पे जो आप वीडियोस देखें, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी हुई है, ख़वातीन ने एक दूसरे को मारा है, मर्द जो है ख़वातीन इंक्लोजर्स में घुस गए, स्टेज पे बोतलें फेंकी गई, बाकायदा फनकारों को बोतलें लगी हैं, इस तरह का सीन हुआ है हैदराबाद रानी बाग में। उसके बाद अब गुज़िश्ता रोज़ सक्खर में प्रोग्राम हुआ है, उसमें बदनज़मी और फ़नकारों की ऑर्गेनाइजिंग नहीं हुई। एक मारूफ सिंगर हैं सनम मारवी, इस हद तक गई कि उसने आर्ट्स काउंसिल के सदर को जो है नोटिस भिजवा दिया, लीगल नोटिस भिजवाया है। हाँ। इस हद तक बात चली गई है। इस तरह ये जो आपने शो दिखाया हमें, हाँ। तो ये मेरा ख्याल है, मैंने जैसे पहला जुमला कहा था कि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करती हैं, ये वो तरीका नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वो तरीका नहीं ये है। कोई हाँ। हम अच्छी कौम की मिसाल नहीं दे रहे हैं। सही। जिंदा कौमें सेलिब्रेट करती हैं, जश्न मनाती हैं, लेकिन एक दूसरे का एहतराम भी करती हैं। एक ख़वातीन का ख़ास तौर पे, जहाँ पे हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, ऐसे ज़ाहिर ख़वातीन के बगैर तो हम अधूरे हैं ना। सही। पाकिस्तान की निसफ आबादी से बड़ी आबादी ख़वातीन के, निसफ आबादी से ज़ायद ख़वातीन की आबादी है, तो लड़कियां लड़के सभी जाते हैं इस प्रोग्राम में। हाँ। लेकिन इस तरह की बदनज़मी देखकर, हाँ। इस तरह के हालात देख के बड़े खदशात पैदा हो रहे हैं। तो क्या हम अपनी फैमिलीज़ को जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने से मना कर दें? बच्चियों को बोले कि आप जश्न आज़ादी सेलिब्रेट ना करें, आप ना जाएं आप कॉन्सर्ट्स में जाएं, लेकिन कॉन्सर्ट्स में ऑब्वियसली वी ऑल नो कि बड़ा रश होता है। कॉन्सर्ट्स में हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर बड़ी तादाद होती है लोगों की, बच्चे भी होते हैं वहाँ पर, फैमिलीज़ भी मौजूद होती हैं, हस्बैंड वाइफ भी वहाँ पर होते हैं, बहन भाई भी वहाँ पर होते हैं, पूरी फैमिलीज़ आ रही होती हैं, दोस्त भी वहाँ पर होते हैं। तो ये जो जश्न है ना, ये जो सेलिब्रेशन है, बेसिकली ये हमारे अपने घर की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है। तो हमने इसको सेलिब्रेट करना है, तो हमने इसको ऑर्गेनाइज वे में सेलिब्रेट करना है। हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने फेवरेट स्टार्स जो हैं उनको, उनके गाने सुनने के लिए आए हुए हैं, हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूनिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये जेस्चर शो कर रहे हैं कि वी आर वन नेशन। हम यहाँ पर हैं और हम ये मुजाहरा कर रहे हैं कि देखिए जी, हम कितने मुत्तहिद हैं, हम कितने यूनाइटेड हैं, हम कितने महज़ब हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आप कोई एक शख्स, इशू ये होता है कि उस हुजूम में खड़े हुए, उस हुजूम में अगर कोई एक शख्स भी कोई बदतमीज़ी करता है तो 4 लोग पीछे से आके मज़ीद बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं, जिससे क्योस क्रिएट होता है। तो एक वो शख्स जो बदतमीज़ी कर रहा हो, आप उसको आइडेंटिफाई करें और उसको उस हुजूम से बाहर निकाल दें। और इसके ऊपर जो है ना, वो सीरियस SOP बनानी चाहिए। जगह जगह जो वॉलंटियर्स हैं उनको स्टैंड आउट वहाँ पे करना चाहिए कि भाई आप लोग यहाँ मौजूद हो, ताकि आप लोग देखें कि क्राउड में किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी ना हो। ये हम सबकी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक प्लेसेस में हम तमीज़ का मुजाहरा करें। इसके ऊपर इससे पहले हम कई शोज़ भी कर चुके हैं कि पब्लिक प्लेसेस में किस तरह बिहेव करना चाहिए। आपको हर जगह अपने बिहेवियर का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, अक्सा हमारे साथ है, अक्सा से पूछते हैं, अक्सा अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये जो भी बदनज़मी हुई, सारा कुछ हुआ, ये बताएं जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं ज़ोरों शोर से। कहाँ कहाँ तैयारियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ पर जो है वो स्टॉल्स हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या रौनकें, ज़रा बताएं आप कराची शहर के हालात। कराची शहर के हालात तो जश्न आज़ादी के हवाले से अगर हम बात करें तो 1 अगस्त से बिल्कुल तैयारियां ऐसी चल रही हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। मतलब इस बार जो है जैसे कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस कामयाब हुआ 6 मई के बाद, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि महंगाई तो है, लेकिन लोग जो है वो आज़ादी में इतना मगन है, उसको सेलिब्रेट करने में इतना मगन है कि वो बजाय इसकी कि महंगाई को देखें, उन्होंने सेलिब्रेट करना है। अभी मैं आपको संडे की बात बताऊँ तो वहाँ पर जब मैं बाजार में गई, वहाँ पर मैंने देखा कि 14 अगस्त के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और हर डिस्काउंट में आपको, हर प्राइस में आपके मुताबिक कैटेगरी में आपको कपड़े आसानी से मिल रहे हैं। किसी भी चीज़ की हम बात कर लें तो वहाँ पर फादर ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को 2 सूट दिलाऊंगा 14 अगस्त के। मतलब एक दिन की 14 अगस्त होती है पर वो 2 सूट दिलाएंगे, एक ग्रीन और व्हाइट और एक आर्मी का ड्रेस। वो कह रहे थे लाजमी ही मुझे दिलाना है। अच्छा, तो वो, और जब मैं उनके पास पहुंचे तो वो दोनों सूट दिला रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं बाकायदा मुझे सॉक्स भी दिलाने हैं, बैंड्स भी दिलाने हैं, और ग्लासेस हैं, घड़ियां हैं, वो सब चीज़ें मुझे दिलानी है। सब चीज़ें जो है अभी हम जैसे कि बात करते हैं कहाँ कहाँ चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, या फिर आपकी मर्जी की चीज़ें कहाँ मिल रही हैं। तो परचम गली की हम बात कर ले, लाइट हाउस पे, वो तो समझ ले एक अरसे पुरानी गली है और वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है। इस बार तो बाकायदा लंबे वाले जो बलून्स नहीं होते वो भी है कि 2-2 मंजिल तक वो जा रहे हैं। अरे वाह, जबरदस्त। और वो लोग लगा रहे हैं भाई, ले रहे हैं। हालांकि बलून्स लोग पहले फ्लैग लगाते हैं, फ्लैग लगाते हैं। सही, बिल्कुल। लियाकताबाद की 2 नंबर की मार्केट पे हम चले जाएं, अल्लाह वाली, वहाँ पे बिल्कुल डिस्काउंट के साथ चीज़ें मिल रही हैं।
अच्छा जी, बहुत ही चलिए जी, डिस्काउंट ये के बड़ा साथ। ज़बरदस्त। अक्सा ने हमें बात बताई कि लियाकताबाद 2 नंबर की मार्केट। लियाकताबाद की जो मार्केट है वहाँ पर भी बड़ी डिस्काउंटेड चीज़ें मिल रही हैं। चलिए जी, इस हवाले से करेंगे बात, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम आपको बताएंगे और कहाँ कहाँ सजावट हो रही है और स्टॉल का लगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात हो रही है जश्न आज़ादी की तैयारियों की, और जश्न आज़ादी की तैयारियों में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टॉल लगे हुए हैं, डिस्काउंटेड चीज़ें कहाँ मिल रही हैं और आपको इनोवेटिव चीज़ें कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। अक्सा भी मौजूद हैं, आजिज़ भाई भी मौजूद हैं। आजिज़ भाई से थोड़ी सी बात करते हैं। आजिज़ भाई, थोड़ा सा बताएं ज़रा शहर कायद की क्या सूरत हाल है जश्न आज़ादी के हवाले से, कहाँ कहाँ सजावट है, कौन कौन सी बिल्डिंग्स जो हैं वो सजाई गई हैं, कहाँ पर जश्न आज़ादी के स्पेशल स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो कराची में बड़ी तारीखी इमारतें हैं। सबसे पहले मैं सिंध असेंबली का जिक्र करूंगा। सिंध असेंबली वो इमारत है, मैंने और अक्सा ने कल दोनों ने इसको देखा है। हाँ। उन्होंने ना सिर्फ उसको सजावट की है, ना सिर्फ झंडियाँ लगाई हैं, ना सिर्फ लाइटिंग की है, हाँ। बल्कि एक उन्होंने पूरा असेंबली के अहाते में हाँ, तारीखी तस्वीरें लगा दी हैं। सही। वो तारीखी तस्वीर जिसमें सिंध असेंबली ने 1943 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, वो करारदाद लगाई उन्होंने। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिंध असेंबली के स्पीकर के सीट पे बैठे हुए हैं। हाँ। वो तस्वीर उन्होंने बड़ी साइज़ की, जहाज़ी साइज़ की तस्वीर उन्होंने हाँ। बोर्ड्स पे लगा के आवेज़ा की हैं। हाँ, हाँ। इस तरह लियाकत अली खान की तस्वीर है जो पाकिस्तान का परचम लहरा रहे हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान का अच्छा, परचम जब सही। 14 अगस्त 1947 को सबसे पहले पाकिस्तान का परचम सिंध असेंबली में लहराया गया था। सही। तो वो तस्वीर भी वहाँ पे आवेज़ा है। हाँ। तो बड़ा मज़ा आया वो तारीखी तस्वीरें देख के। खैर, इमारतों की बात करते हैं। अभी बैंक प्लाजा जो है वो कराची की तारीखी इमारत है, उसको सजाया जाता है। हाँ। KMC की जो हेड ऑफिस है वो एक तारीखी इमारत है कराची की, वो भी पाकिस्तान बनने से कबल की इमारत है, उसको सजाया जाता है। उसके अलावा शायराओं पे आप जब रात में जाएं तो बिल्कुल मंजर ही एक डिफरेंट है। ऐसे हाँ। लग रहा है कि आप जो सिटी ऑफ लाइट्स जिस तरह हाँ, कराची हाँ, को हाँ। कहा जाता है ना, वो बिल्कुल हमें नज़र आता है बिल्कुल कि ये accurate रोशनियों का example है शहर आजकल City of और उसकी Lights। शायराएँ जगमगाती रोशनियों से महक रही हैं। इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन मैं यहाँ एक बात करूँगा, एक जश्न आज़ादी के हवाले से मेगा इवेंट आ रहा है 13 अगस्त की रात को, कल अच्छा, यानी कल सही। शाम से चलिए जी, कल शाम को नेशनल मेगा इवेंट आ स्टेडियम रहा है। में कल बताया गया इजलास में कि 27,000 हाँ। लोगों की गुंजाइश होगी। यानी अच्छा। 27,000 लोग जो हैं हाँ। कल जो इवेंट है उसमें शरीक होंगे। वाह वाह। उसके लिए और बड़े पैमाने पे एक शानदार किस्म की आतिशबाजी होगी। उसके अलावा जितने भी मुल्क के बड़े फनकार हैं वो अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। तो अब Great। मैं कराची के शहरियों को यहाँ इस हमारे अपने प्रोग्राम के तवसर से ये अपील करूँगा कि इस अपने प्रोग्राम को ख़राब मत कीजिएगा। हाँ, प्लीज। छोटी छोटी अभी कुछ, हरकतों हाँ। से बोतलें फेंकना, सही। ऊटें करना, बदनज़मी करना, बदअखलाकियाँ करना, इन चीज़ों से बचें। सही। और इस प्रोग्राम को अगर हर शहरी वॉलंटियरली ये समझ ले कि ये मेरा प्रोग्राम है, चूँकि जश्न आज़ादी का प्रोग्राम हाँ। है, जिस तरह मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ उसी तरह तमाम लोग सेलिब्रेट करें। तो इसमें दूसरी बात, सिक्योरिटी को भी ये सोचना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि जो चीज़ें खाने पीने की लोग लेके जा रहे हैं, बोतलें ये वो, हाँ। उसको मना करना चाहिए, मना करना ताकि अंदर बदनज़मी ना हो। अब सही। 27,000 लोग आप समझ रही हैं, और पूरा नेशनल स्टेडियम जो है खचाखच भरा हुआ होगा कल। हाँ। तो इसमें ज़ाहिर है कि हज़ारों लोग जब जहाँ आते हैं, फिर उसमें चंद मैं कहता हूँ ऐसे शरपसंद टाइप लोग चंद ही होंगे हाँ। जो उस प्रोग्राम को ख़राब कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे ना करें। इस प्रोग्राम इस कम अज़ कम ये 13 अगस्त का जो जश्न आज़ादी नेशनल स्टेडियम में जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका दुनिया भर में मैसेज जाना चाहिए। हाँ। दुनिया भर में हाँ। एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह लोग अपने झंडे लेके, अपने फूल लेके, अपने आप को परचमों के साथ लहराते हुए, रोशनियाँ, आतिशबाजी, इन सारे रंगों को खूबसूरत अंदाज से मनाना चाहिए ताकि वर्ल्ड लेवल पे एक शानदार मैसेज बिल्कुल, और खूबसूरत अंदाज से मनाना चाहिए ताकि दुनिया भर में एक शानदार मैसेज जो है वो जाए। अच्छा आजिज़ भाई, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं ओवरऑल कि भाई यहाँ पर ये बिल्डिंग सजी हुई है, वहीं पर थोड़ा सा बताएं ना, आपने क्या की हुई है जश्न आज़ादी की? हम रिपोर्टिंग करते हैं ना जश्न आज़ादी की। हमारी सबसे बड़ी तैयारी तो ये हो रही होती है हम रिपोर्टर्स की
कि हम पाकिस्तान भर के आवाम को वो दिखा रहे होते हैं, हाँ। है ना। और रिपोर्टर्स के लिए तो कह रहे हैं कि जिस वक्त कयामत आ रही होगी तो भी रिपोर्टर जो है उसकी रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, जिंदगी का उनको खतरा नहीं होगा, लेकिन रिपोर्टिंग जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम हमारे घरों में वैसा ही होता है। हमारा जो अपार्टमेंट है सलमान टावर जहाँ पे हम रहते हैं जी। उसको बाकायदा एक एक फ्लोर को जो ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं और जो बच्चे हैं वो उसको सजा रहे हैं। आजकल मैं देख रहा था सुबह के वो हर फ्लोर पे झंडियाँ लग रही हैं। तो ज़ाहिर है कि हम किसी न किसी तरह इस जश्न आज़ादी के सेलिब्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं। सही, इनफरादी तौर ना भी सही, लेकिन इज्तमाही तौर पे हम सब उसका हिस्सा बन जाते हैं। हम अपने फ्लोर पे एक छोटा इवेंट करते हैं, अपार्टमेंट के ग्राउंड पे एक छोटा इवेंट होता है। 14 अगस्त को करते हैं या 13 अगस्त को, उसमें वो नारे वारे बाजे ये सारी चीज़ें होती हैं जिस तरह बच्चे करते हैं। तो बहरहाल हम भी मना रहे हैं, हमारा चूँकि ये कौमी दिन है। और इस बार तो हम चूँकि जैसे इन्होंने अक्सा ने बात की ऑपरेशन मरसूस की, उसके बाद जो मार्का हक का सेलिब्रेशन को पूरा नाम दिया गया है, तो लाजमी है कि ये ख़ास तौर पे इस बार तो हम भारत को मैसेज दे रहे हैं ना। बिल्कुल कि सही कह रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की मई में फतेह थी, मई में जो हमने फतेह हासिल की थी और दुनिया ने उसको बाद में तस्लीम किया, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत कोई ऐसा बंदा नहीं। अब तो इंडिया के अंदर ये बात हो रही है कि पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी इंडिया को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो इंडिया को भी मुंह दिखाने की जगह नहीं मिल रही है। अच्छा जी, अक्सा जो है वो हमारे साथ है। अक्सा जरा जल्दी जल्दी आपने बताना है, फिर हमने आगे बढ़ना है दीगर टॉपिक्स की जानिब कि कहाँ पर जो है वो अच्छे से स्टॉल लगे हुए हैं और लोग कहाँ जा सकते हैं 14 अगस्त की शॉपिंग के लिए। 14 अगस्त के लिए जैसा कि शहर कराची में तैयारियां हो रही है, तो हर जगह आपको स्टॉल मिलेगा। नामी गिरामी जगहों की अगर हम बात करते हैं जो फेमस है, तो उसमें भादराबाद आता है, परफ्यूम चौक आता है, वहाँ पर भी बहुत सारी आपको मुख्तलिफ वैराइटीज में चीजें जो है वो आपको मिलेंगी। और इनफैक्ट अभी तो ऐसा सीजन है कि आप अगर अपनी घर की बैल्कनी से भी बाहर झाँकेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक छोटा सा स्टॉल नजर आ ही जाएगा। तो कोरंगी में भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जितनी चौरंगी है कोरंगी में वहाँ पर स्टॉल्स जो है वो लगाए गए हैं। इनफैक्ट झूले भी लगे हुए वहाँ पर 14 अगस्त के लिए। तो और हर जगह की एंट्री जो है वो फ्री की हुई है, तो लोग एंजॉय कर सकते हैं, जाके लोग एंजॉय कर सकते हैं। और एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है। और यकीन करें कि ये जो 14 दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये इतनी ज़्यादा खुशी वाले दिन है, इतना पेट्रियाटिज़म है। हर शख्स जो है वो यही प्लान कर रहा है कि जी 14 अगस्त को मैंने कौन कौन से इवेंट्स पे जाना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। मैं मतलब जब रास्ते से वापस जा रही होती हूँ या शॉपिंग के लिए जा रही होती हूँ, हर जगह मिली नगमे जो है वो बजाए जा रहे हैं, हर जगह जो है वो सब्ज़ लाली बहार है। तो हर जगह जो है वो इस तरीके से आप देखें कि लोग इंजॉय कर रहे हैं और 14 अगस्त जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो फीवर है ये बढ़ता जा रहा है। कल भी बड़ा कॉन्सर्ट है, तो कॉन्सर्ट के लिए मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ जो भी कॉन्सर्ट में जाएँ आप लोग बहुत ऑर्गेनाइज वे में यूनाइटेड होके फैमिलीज़ का ख्याल रखते हुए जो इवेंट्स हैं उनको एंजॉय करें। शो में या वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और टॉप स्टोरी जो आपके साथ में शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं लड्डू का, मिठाइयों का। अब आप सोचेंगे कि भाई लड्डू और मिठाइयाँ जो हैं वो इस मौके पे बनती भी हैं कि जी 14 अगस्त का टाइम है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको कोई मुफ्त में कोई लड्डू खिला रहा है ना, तो पहले सोच लें कि अगर आपको कोई बिला वजह कोई लड्डू दे रहा है या चॉकलेट दे रहा है या कोई भी चीज़ दे रहा है और कोई अजनबी शख्स दे रहा है, या आप स्टॉप पे खड़े में आपकी बातचीत शुरू हो गई है और आपने जो है वो कुछ लेके किसी से खा लिया, तो 10 दफ़ा पहले सोचिएगा। क्योंकि अब ये जो लड्डू माफिया है ना, ये शहर कायद में बेलगाम हो गए हैं और ये नए इंट्रोड्यूस हुए हैं लड्डू माफिया। ये वाक़या हुआ जी पटेल पाड़ा में। पटेल पाड़ा के करीब एक शख्स की ये कहानी है जो 2 रोज़ बाद अपने घर वालों को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसको किसी शख्स ने जो है वो लड्डू दिया और लड्डू खाने के बाद वो बेहोश हो गया। और फिर जिस तरीके से पूरी उसकी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर निगरानी होती रही, लोगों ने उसको लवारिस समझ के फेंक दिया। इसमें बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके साथ में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट ये कि आपने किसी से लेके लड्डू नहीं खाने और किसी स्ट्रेंजर से लेके तो लड्डू बिल्कुल नहीं खाने हैं, क्योंकि अब लड्डू माफिया शहर कायद में जो है वो स्प्रेड आउट हो रहा है। ये लड्डू खिला के आपसे आपकी चीज़ें चोरी कर सकते हैं, ये लड्डू खिला के आपको जो है वो अगवा भी कर सकते हैं, ये लड्डू खिला के आपकी बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल और आपकी पर्सनल चीज़ें जो हैं वो भी हथिया सकते हैं। आजिज़ भाई ये देखें कि अच्छा हुआ आपने बता दिया, आइंदा एहतियात करेंगे। बिल्कुल। तो ये लड्डू जो है, एक लड्डू का कमाल ये था कि एक शख्स 2 रोज़ तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच में पड़ा रहा।
2 रोज़ बाद इस शख्स को इसके घर वाले मिले, इसकी पूरी फैमिली परेशान हो गई, इसको बेहोश कर दिया। इसके पीछे जो ये माफिया है उसकी क्या जो है वो मकासद थे वो तो नहीं पता चल सका, लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि इस तरह से ये माफियाज भी अब अच्छा, कराची में आप तारीख देखेंगी ना, तो कराची में ऐसी माफिया लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, माफिया कहें ना कहें, लेकिन ऐसे मुख्तलिफ औकात में ऐसे फिनामिना हमें नज़र आते हैं। एक ज़माने में शहर में रात में हथौड़े मार के लोगों को कत्ल करते थे, वो जो भी रोड पे होता था उसको सर में हथौड़ा लगता था, अब ये पता नहीं क्या था। एक ज़माने में अत्तर के नाम पे ऐसा ही सीन हुआ कि लोगों को अत्तर लगा के अगवा किया जाता था। एक ज़माने में इस तरह की और बातें मुख्तलिफ औकात में होती नहीं। अब ये लड्डू माफिया आ गया। तो वैसे भी ये तो खैर एक ख़बर है या एक वाक़या है जो हमारे सामने आया, लेकिन वैसे भी बोलते हैं कि हम जब छोटे थे ना, कराची में नहीं थे, तो ये इस तरह के बाकायदा हमारे रूरल एरियाज़ में खौफ दिलाए जाते थे कि कराची में ऐसी कोई भी चीज़ चलते फिरते हुए मत खा लेना। यानी ये पुराने दौर, आज से 50 साल 40 साल पहले भी ये बात होती थी कि भाई कराची में ऐसी कोई चीज़ लेके मत खाना रास्ते चलते हुए। लोग मतलब अच्छा पहले तो ठग कहते थे, लेकिन अब मामला ठगों से ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब तो लोग जैसे आपने बताया कि आपकी कोई कीमती चीज़ लेके जा सकते हैं, आपको अगवा कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, या अब उनका कोई घिनौना मकसद तो होगा इसके बिल्कुल पीछे। भाई ये हम सुनते रहे हैं कि लोग हिप्नोटाइज कर लेते हैं, ये हम सुनते रहे हैं कि हिप्नोटिज्म करके जो है वो चोरियां होती हैं। तो अब कराची को होशियार हो जाएं, क्योंकि जो लड्डू माफिया है ना वो भी अब सरगर्म हो गए हैं और इन लोगों से आपको बहुत होशियार होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है इस तरह से करते हैं कि ये आपको बेहोश करके आपकी कीमती चीज़ें जो है वो हथिया लेते हैं। अक्सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी और क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को, लड़कियों को स्पेशली, कि उनको कितना होशियार रहना चाहिए इस हवाले से? अच्छा, ये जो लड्डू वाला टॉपिक है ये सुनने में थोड़ा फनी सा भी लग रहा है, हंसी भी आ रही है इसमें, लेकिन ये बहुत संजीदा जो है वो मसला है। सही। इस पे देखा जाए, अच्छा वालिदैन शुरू बचपन से ही सिखाते हैं कि स्कूल में कुछ नहीं खाना, कोई कुछ भी दे तो ये बचपन से ही चीज चली आ रही है कि आपने नहीं खाना। पहले तो ये होता था कोई टॉफी दे तो आपने नहीं खानी, और अब लड्डू पे बात आ गई है। अच्छा, यही चीज़ है कि आपने किसी भी अजनबी की कोई चीज़ नहीं खानी। ये तो हमने इसमें देखा कि अब जब पता चला कि उस जुल्फिकार जो शख्स है जिसको लड्डू खिलाए, उसके नाक और मुंह से झाग निकला, तो शुक्र है कोई ऐसी जानी नुकसान नहीं हुआ और कोई उसका माली भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन एक शख्स का बेहोश रहना, यकीनन उस लड्डू में कोई तो ऐसी हैवी डोज होगी जो वो 2 दिन तक उसे शख्स को पता ही नहीं है वो कहाँ है, किस सूरत हाल में। वो भी फौरी तौर पर उसकी इमदाद कर दी गई। तो लिहाजा उसको देखा कि एम्बुलेंस वालों ने उसको देखा, वहाँ पर जो हॉस्पिटल के लोग थे उन्होंने उसको देखा, तो फिर उसको पहले तो लावारिस समझा हुआ था, फिर उसके बाद जब नाक और मुंह से खून बहने लगा तो फिर उन्होंने उसको फिर हॉस्पिटल में जहरीली चीज दी गई होगी, जहरीली चीज, जिससे अंदाजा हो रहा है कि डॉक्टर्स ने कहा इस खबर के मुताबिक कि अगर वो फौरी हॉस्पिटल ना पहुंचता तो उसकी जान भी जा सकती थी। सही है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अक्सर हमारे शो पे आई, बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का, और हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें और मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान की यूथ से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं एआई से रिलेटेड, और एआई जो है वो ज़िंदगियों में तहलका मचाने के लिए बिल्कुल मौजूद है, और इसके ना कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग डिस्कस करते हैं। क्या एआई हमारी नौकरियां खा जाएगी? क्या एआई सब इंसानों की जगह ले लेगी? एआई के कितने फ़ायदे हैं, एआई के कितने नुकसान हैं? तो हर वो चीज़ जो कि नई इंट्रोड्यूस की जाती है, हर वो चीज़ जो कि नई ईजाद होती है, डेफिनेटली वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होती है अगर इंसान उसके साथ चलना चाहें। तो अगर इंसान उसको ऑपरेट करना जानते हों तो वही मास्टर्स होते हैं, वही वो मेन प्लेयर्स होते हैं उस टेक्नोलॉजी के जो कि उसको रन कर रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़ जब नई इंट्रोड्यूस होती है, जस्ट लाइक पहले ज़माने में जब टाइपराइटर इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पर जो पुराने ज़माने के लोग थे ना, जो कातिब थे या जो कि बादशाहों के लेटर्स वगैरह लिखते थे, तो क्या वो इनसिक्योर हो गए? नहीं, लोगों ने उस टाइपराइटर को सीखा और फिर उस टाइपराइटर से टाइप करके अपने लिए आसानी पैदा की, और फिर वो टाइपराइटर, और उसके बाद फिर आप देखें कि टेक्नोलॉजी कितनी ग्रूम हो गई कि आज फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो आप मैसेज भी कर देते हैं, ईमेल भी कर देते हैं, लेकिन किसी ने किसी की नौकरी नहीं खाई। एआई किन लोगों की जॉब के हवाले से रिस्की है,
कितनी बेनिफिशियल है, जो एजुकेशन है उसमें कितना अहम किरदार अदा करती है, जो चाइल्ड्स ग्रोथ है उसमें कितना अहम किरदार अदा करती है। दिन भर आप अपने जितने भी सवालात आपके जहन में होते हैं वो आप इससे पूछ सकते हैं, उनके क्या जवाबात जो है वो करेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के ऊपर होते हैं। ये सारी बातें जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माजबीन अलवीना, AI एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं माजबीन, ठीक है? बिल्कुल, थैंक यू सबा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी माजबीन, ये बताएं सबसे पहले हम अच्छी बातों से आगाज़ करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ AI। हाँ, देखिए जैसे आपने भी अभी भी कहा, हाँ। AI इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, सही है। सो फॉर एग्जांपल अब तो हमारे पास इतने सारे मॉडल्स भी आ गए हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रीली अवेलेबल टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट, जिस पे आप रेगुलरली उसको यूज भी कर सकते हो, राइट? तो आप समझिए AI बेसिकली ChatGPT जिस तरीके से है, इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 120 IQ पॉइंट्स का हर फील्ड के बारे में उसके पास नॉलेज है। तो आप सोचिए इतनी सारी नॉलेज इज सिटिंग राइट एट द पाम ऑफ योर हैंड, राइट, इन योर फोन। सो आप जब चाहें इतनी सारी नॉलेज को विद वन क्लिक, विद जस्ट सिंगल एडवांसमेंट और जस्ट अ वॉइस प्रॉम्प्ट आप वो सब हासिल कर सकते हैं। तो कितनी सारी हैसल से आप बच जाएंगे। आप पहले ज़माने में आप लाइब्रेरीज जाते थे, फिर गूगल सर्च होता था, तो उसमें भी अपनी मर्जी का आर्टिकल ढूंढना, अपनी पसंद की चीज़ को फाइंड करने में 1 घंटा लग जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था। बट यहाँ पर आप बिल्कुल टेलर्ड इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी, एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आपका ये इस तरीके से ट्रेंड हो जाता है व्हेन यू कंटिन्यूअसली टॉक टू इट। लेट्स टॉक अबाउट होम सिटिंग वुमेन्स ना, जो कि ख़वातीन इस वक्त घर में मौजूद हैं, ठीक है। हमारी सारी ख़वातीन, सारी बहनें जो हैं वो बड़ी प्यारी होती हैं और उनके जहनों में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रही होती या उसके बारे में नॉलेज गेन नहीं कर पा रही होती। एक घर में बैठी हुई आम खातून जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है या लेट्स सी उसको लिखना नहीं आता, वो AI कैसे यूज़ कर सकती है? क्योंकि हम स्टूडेंट्स लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर या बहुत ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन वी वांट टू एजुकेट दोज विमेंस जो कि घर में हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ उनके पास हैं, वो AI कैसे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, अच्छा ये बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर ख़वातीन जो है ना वो 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक टूल है, क्रिएटिविटी उसकी डिपेंड करती है आप जो उसको प्रॉम्प्ट देंगे उसके ऊपर। यू आर स्टिल द मास्टर, यू आर स्टिल लीडिंग। AI है लेकिन लीड उसको आप ही कर रही हैं, राइट? सही। तो आप जो भी चाहती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई रेसिपीज हैं, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, बट आपको पता है कि ये रेसिपी इस तरीके से अच्छी बन सकती है, सिर्फ वॉइस में उसको उर्दू में मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग आ गई है ना, आपने माइक का बटन दबाया, समझ में भी आ जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, और उर्दू में ही आपने उससे बात कर ली, वो उर्दू में भी आपको स्क्रिप्ट दे देगा वैसे ही पूरी की पूरी। सो ना तो अब आप जबान के तौर पर डिपेंडेंट है कि भाई ये तो सिर्फ अंग्रेजी में ही है, मैं तो बात कर ही नहीं सकती, ना ही आप जो है वो किसी भी तरीके से आपको लिखने पढ़ने या बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। आप अपनी क्रिएटिविटी को प्रॉपर्ली इनहांस कर सकती हैं। अब क्रिएटिविटी तो डेफिनेटली आपके अंदर होनी चाहिए उसको यूज करने के लिए। बिल्कुल। द मोर यू आर क्रिएटिव द बेटर यू आर गोइंग टू यूज द टूल फर्स्ट। सेकेंडली, जो खवातीन है ना, AI को सबसे बेहतर आपको पता है किस चीज़ में यूज़ कर सकती हैं? मेडिसिनल साइंसेस के अंदर, मेडिसिन के अंदर एक चीज़, एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल SHR होता है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है? उसके अंदर बच्चियाँ कितनी परेशान होती हैं, शर्म झिझक का भी एक मामला होता है, तो आप बात नहीं कर सकते, आप ChatGPT से पूछ सकती हैं, काफी सारी चीजें वो आपको सही बता सकता है, काफी सारी बातें वो डिस्कस कर सकता है। तो आपको किसी इंसान, ह्यूमन डिपेंडेंसी की जरूरत ही नहीं है, सही, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी बड़े से, किसी ऐसे बंदे से जो कि आपकी लाइक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को मिसयूज कर सके, उसके पास जाने की पहले जरूरत नहीं है। जो खवातीन जिनकी शादियां जो हैं डिफरेंट कल्चर्स में होती हैं, यानी कि वो उनकी लैंग्वेज कल्चर से थोड़ा सा डिफर करते हैं या उनके जो डिफरेंट कल्चर होते हैं उनको नहीं समझ आते, तो वो उनके बारे में भी AI से पूछ सकती हैं कि ये अल्फाज जो है किस लिए इस्तेमाल किया गया है, या मुझे इस कल्चर के बारे में जानना है, मुझे इस खास किस्म की डिश के बारे में जानना है, मुझे ये जानना है कि इस ड्रेस की जो स्पेसिफिकेशन है इस कल्चर में वो क्या है, या किसी भी कल्चर में अगर कोई चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है या उसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो भी कोई खातून, घर बैठी हुई खातून भी AI के थ्रू जान सकती है। नॉलेज बहुत अच्छे से ले सकती हैं, जिस कल्चर में, जिस जगह पे जा रही हैं, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, टैबूज क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छा सबा, इसी पे मैं आपको बताती हूँ, मैं भी क्योंकि मास्टर्स मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो मैं भी जिसके ऊपर थीसिस वर्क कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन डेवलपिंग अ चैट बॉट, जो कि बच्चियों को, जो हमारी यंग बच्चियाँ हैं, उनको इस तरीके से एजुकेट कर सके, क्योंकि इसमें इतना शर्म झिझक का मामला होता है, परेशानी होती है रूरल एरियाज में। ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप कैसे देंगे बच्चियों को? और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस और इन्फेक्शन जो कि ट्रांसफर हो जाते हैं, वो प्रिवेंटेबल हैं, 100% प्रिवेंटेबल हैं, ठीक है? तो वो सारी डिजीजेस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ
एआई को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके। एआई को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके ना आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जब आप जाते हैं और पर्सनल ग्रूमिंग के जो कोर्सेज हैं वो आप कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप एआई को आप अपना जो है वो पर्टिकुलर असिस्टेंस के तौर पे भी रख सकते हैं कि अगर आप उससे पूछें कि मुझे डिनर पे जाना है तो व्हाट टू वेयर, आप एआई से ये पूछ सकते हैं। एक आम घर में बैठी हुई खातून लड़की एआई से ये पूछ सकती है कि मैं इस डिनर पे जा रही हूँ तो कैसे ड्रेस पहनना चाहिए, मैं लंच पे जा रही हूँ तो कैसे ड्रेस पहनना चाहिए, इस जगह पर जाने के बाद जो है पार्टी मेकअप कैसा होना चाहिए, मेरी लुक कैसे होनी चाहिए, मैंने कैसा बैठना चाहिए, या मैं किस तरीके से अपनी ग्रूमिंग कर सकती हूँ। तो आप लोगों को ना अपने साथ कोई असिस्टेंस रखने की भी ज़रूरत नहीं है, असिस्टेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई पर्सनल ग्रूमिंग के बड़े बड़े जाके कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना डेली आप एआई से अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं, घर बैठे ग्रूमिंग कर सकते हैं, अपनी स्किन टोन के हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से उससे पर्सनलाइज टिप्स ले सकते हैं। कौन सा लिप कलर आपके ऊपर सूट करेगा ज़्यादा, किस तरह का मेकअप स्टाइल आपके फेस पे सूट करेगा, हेयर स्टाइल सूट करेगा। डेफिनेटली एक पर्सनल स्टाइलिस्ट, एक फैशनिस्टा के तौर पे आप उसको ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा चलिए जी, ये तो कुछ हमने बात की ना कि घरेलू खवातीन के हवाले से। अच्छा, इनफैक्ट इसमें ये भी ऐड ऑन कर लें कि जब आप ग्रॉसरी कर रहे होते हैं और ग्रॉसरी की बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आती, गोश्त है, मुर्गी है, अंडे हैं, दालें हैं, ये सारी चीज़ें भी आप एआई से पूछ सकते हैं, लिस्ट भी बना सकते हैं इन तमाम तर चीज़ों की। तो घर बैठे आपको जो है किसी सर्वेंट की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये करना है कि थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी को सीखना है, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी जो है वो आपके अकॉर्डिंगली काम करेगी। तो एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ इसको समझ के चलने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में एआई का इस्तेमाल जो है वो किस तरह हो रहा है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और इसके थोड़े से नुकसानात भी ज़रा बताइएगा अगर कुछ हैं तो। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले जो सबसे अच्छा फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो हमें दिखने को मिलेगा हेल्थ केयर के अंदर। ठीक है, देखिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत वैसे एक तो बहुत मेहनत से बनते हैं क्योंकि इस जॉब है, आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंसेस ले रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स के पास रूम ऑफ एरर बहुत कम होता है, राइट? क्योंकि आपकी जो देखिए हमसे थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, सॉरी, नेक्स्ट प्रोग्राम में आके ठीक कर लेते हैं। हमने कुछ गलत पढ़ा दिया क्लासरूम में, कल जाके बच्चे को सही करवा देंगे, लेकिन डॉक्टर के पास ये चांस नहीं है। एक गलत डिसीजन और एक इंसान की जान जा सकती है, सही। तो इस तरह से हमें डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। यहाँ पर कीनिया में ओपन एआई ने एक मॉडल पैंडास के साथ मिलकर एक मॉडल जो है ना वो इंटीग्रेट करवाया वहाँ के हॉस्पिटल्स के अंदर, और उसने विद इन 3 months 22,000 डॉक्टर्स के जो डिसीजंस थे वो सही करवाए, जिसके अंदर 13% जो डिसीजंस थे वो उन्होंने ठीक करवाए डायग्नोसिस के अंदर, और 16% करवाए उन्होंने ट्रीटमेंट के अंदर। यानी कि डॉक्टर्स कितनी ज़्यादा जो डायग्नोसिस है वो गलत कर देते हैं। अक्सर जब इंसान का इंतकाल हो जाता है हम कहते हैं यार डॉक्टर उसका मर्जी नहीं पकड़ सका, तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। द सिस्टम बेसिकली वर्क्स ऑन 3 डिफरेंट लाइटिंग सिस्टम्स। सो अगर डॉक्टर सही डायरेक्शन में जा रहा है और एआई को भी लग रहा है कि वो सही है, वो बिल्कुल एज अ बैकग्राउंड शेडो में बैठेगा। ये आपके जो डेथ कॉजेज है ना वो भी एक्यूरेटली डिफाइन करेगी कि जो डेथ हुई है वो किस वजह से हुई है, उसका कॉज क्या था। अभी रिसेंटली मैं एक बड़ा अच्छा जो है वो देख रही थी डॉक्यूमेंट्री, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि जो कैंसर की पेशेंट थी, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेथ जो है वो डायरेक्टली कैंसर की वजह से नहीं हुई, वो इस वजह से हुई कि उनके गुर्दे ख़राब हो गए थे, उनके लीवर में प्रॉब्लम था, वो फंक्शन नहीं कर रहा था। जबकि जो कैंसर का जो इलाज था, जो केमोज की रेडिएशन थी, वो इतनी टॉक्सिक थी कि वो बॉडी उनकी सह नहीं सकी। तो वो जो डॉक्टर थी उसने पूछा अपने प्रोफेसर को कि मैंने क्या कंक्लूजन लिखना है इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा जो सच है आप वो लिखें। तो उन्होंने कहा अगर मैं ये कहूँगी कि जो कैंसर की रेडिएशन थी वो टॉक्सिक थी, दैट्स वाई शी डाइड, तो ये तो बड़ा अजीब सा लगेगा। उन्होंने कहा आप सच लिखें। तो ये वो टाइम आ गया है कि अब जो डेथ कॉजेज़ है ना वो आप ठीक लिखें, कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो आप उसको डायरेक्टली ये ना कह दें कि गुर्दे में दर्द था या फेफड़ों में दर्द था, आप उसका कॉज लिखें कि गुर्दे में दर्द की वजह से वो जब एडमिट हुआ था तो उसने जो दवाई ली थी उसका कोई साइड इफेक्ट था जिस वजह से वो सस्टेनेबल नहीं हो सका। तो ये जो आपने बात की ना कि अब एआई ये डिटेक्ट भी करेगी कि एक्यूरेट डेथ कॉजेज़ क्या हैं, तो ये भी हमें पता चल सकेगा। तो ये भी एक मेरे ख्याल में एक बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जैसे आपने अभी बताया, तो जो सारी दवाइयाँ हैं या तो वो एंड में हेपेटोटॉक्सिक होती हैं या तो नेफ्रोटॉक्सिक होती है, यानी कि या तो आपके किडनीज को नुकसान पहुंचाएंगी या तो लिवर को ही नुकसान पहुंचा रही होंगी। तो डेफिनेटली लेट्स से अगर कोई बंदा पहले से ही लिवर डिजीज़ का शिकार है या किडनी डिजीज़ का शिकार है तो सेंसिटिवली वो फार्मूला सेलेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ज़्यादा काम होगा वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा हो सकता है एआई के थ्रू। आप समझिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम चल रहा था, विद इन 3 months एआई ने कई गुना ज़्यादा, जितना हम 20-25 साल में कर सकते थे उतना काम एआई ने जो है वो जस्ट 3 to 6 months के अंदर कंप्लीट कर लिया है। सो इससे बहुत फ़ायदा होगा। टेलर्ड मेडिसिन, यानी कि आपको एलर्जी है, आपका जो जेनेटिक प्रॉब्लम है
उसको समझते हुए एआई जो है वो आपके लिए दवाई बना सकता है। सजेस्ट करेगी। हाँ, नॉर्मल एलर्जीज के बारे में तो आप पूछ सकते हैं कि भाई मुझे एलर्जी हो रही है, तो आप चैट जीपीटी से, एआई से आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये मेडिसिन आपके लिए ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन के लिए मैं बिल्कुल भी जो है ना वो यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म से इजाज़त नहीं दूंगी, या आप लोगों को ये सेंस कभी भी प्रिवेल नहीं होना चाहिए कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें। लेकिन अगर आप सिर्फ जानना चाहते हैं उन मेडिसिन के बारे में तो आप ज़रूर जानें, फिर आप डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें और उनसे पूछें क्या मैं ये मेडिसिन ले सकता हूँ, मेरी सिम्टम्स ये हैं, मेरी कंडीशन ये है। चलिए जी, इस पर मज़ीद करेंगे बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है एआई टेक्नोलॉजी की कि इसका कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी से डरते हैं, टेक्नोलॉजी से नहीं डरना चाहिए, टेक्नोलॉजी को सीख के उसको रन करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बात करी थी मेडिसिन के हवाले से, और किन चीज़ों में जो है वो एआई काम आ सकती है लोगों के, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, या लोग स्पेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, एरोनॉटिकल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, या जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए तो मेरे ख्याल में बहुत बेनिफिशियल है। तो किस तरीके से काम करती है ये? बिल्कुल, देखिए जैसे हमने अभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की ही बात कर रहे थे, हम जो साइंटिस्ट के लिए न्यू ड्रग्स जो हैं उनको डिस्कवर करने के लिए, आपके जेनेटिक मेथड्स, जीन्स को पढ़ने के लिए, इन सब में भी ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा मावन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किरदार अदा कर सकता है। जहाँ तक रही स्टूडेंट्स की बात, तो स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कहती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्लेसिंग। ठीक है, आपके वो लाइब्रेरी के बहुत लंबे लंबे टूर्स जिसमें आप एक बुक से लेके दूसरी बुक तक जाते थे और वो करेक्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहते थे, वो सब एआई आपको कर दे सकता है। एग्जैक्टली, आपने ऑथर का नाम बता दिया और एआई आपको खुद ही सर्च करके वो वाला पेपर ला के दे सकता है। नोटबुक एलएम नाम का एक गूगल का सॉफ्टवेयर है स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द स्टूडेंट्स, जो कि बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स की। आप उसके ऊपर अपनी बुक, अपनी पीडीएफ, जो अपने लेक्चर हैं प्रोफेसर्स के हैं, उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप उससे सवाल करें। आप उससे कहें कि मुझे अच्छा आपका पढ़ने का दिल नहीं करना, आप बोले एक बटन दबाएं, बोले पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर दो, तो वो पूरा पॉडकास्ट बना देगा और डिफरेंट जबानों में बनाएगा। लाइक उसके अंदर बहुत सारी जबानें, उर्दू, सिंधी तक शामिल है उसके अंदर। और फिर उसके अंदर एक बटन है जिसमें आप कहें कि मैं भी अब इस क्या कहते हैं पॉडकास्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप उनसे बात करेंगे और मॉडल खुद ही आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करते हुए आपको पढ़ाएगा। करते हुए, यानी कि ये समझे कि आपकी एक तरीके से जो है ना वो फ्रेंडशिप भी हो जाती है। और इसका जो फ्रेंडशिप का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि वो आपको वही प्रिंसिपल्स बताते हैं ज़िंदगी गुजारने के, या वही तमाम तर चीज़ें बता रहे होते हैं जो हमारे बड़े हमें बता रहे होते हैं। इवेंचुअली वो हम सुनते नहीं हैं। तो एआई में क्योंकि हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और हमें लगता है कि एआई जो है वो ज़िंदगियाँ बदलने के लिए काफ़ी है, तो हम एआई की सुन लेते हैं। तो भाई आप एआई की ही सुन लें और एआई को अपना प्रॉब्लम बता दें, लेकिन फिर जो आपको एआई बताता है, जिस तरह आपको टेक्नोलॉजी लेके चलती है, तो फिर आप उस पर थोड़ा सा अमल भी करें। अच्छा, यहाँ पर एक सिचुएशन ये आ जाती है कि एआई ठीक है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एआई जो है बहुत सारी चीज़ों की रिप्लेसमेंट भी है, लेकिन क्योंकि एआई के पास वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता जो एक ह्यूमन बीइंग जिन तजुर्बात से गुजर रहा होता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी लैक आती है। यानी आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आ जाएगा, लेकिन उसका आंसर टू द पॉइंट आएगा। अब उसका आंसर आने के बाद खुद इंसान की भी एफर्ट है कि वो एज इट इज़ वो आंसर प्रेजेंट नहीं कर दे, उस आंसर को समझने के लिए आपको मज़ीद पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एआई इज़ अ शॉर्टकट ऑफ लाइफ, तो कुछ केसेस में है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने फ़ौरन पूछ लिया, कुछ आपको कोई प्लेस के बारे में पूछना है, यानी इंस्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन और हेल्प के लिए तो है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग आपकी पर्सनैलिटी जब ग्रूम होती है जब आप खुद वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। लाइक अगर एआई ने आपको कोई आंसर दिया है और आपको उसका कोई ज़िंदगी का कोई तजुर्बा है उस आंसर का, तो वो आप बेहतर तौर पर प्रेजेंट करेंगे इंस्टेंट ऑफ एआई कि आपने एआई से निकाल के वो कॉपी पेस्ट कर दिया। तो हमने कॉपी पेस्ट से भी थोड़ा सा बाहर निकलना है। इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखें, एआई का इस्तेमाल रखें, इन्फॉर्मेशन रखें, लेकिन पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए ना आपने इस पढ़ना ही है, उतनी ही मेहनत करनी है जितनी हमारे जो है वो ग्रेट ग्रैंड्स या हमारे बड़े जो है मेहनत करके आते रहें, तो क्योंकि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। व्हाट डू यू से? अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें प्रॉम्प्टिंग अच्छी करनी चाहिए। हम इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़बान में कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा दोगे मॉडल को तो कचरा ही बाहर देगा मॉडल आपको रिप्लाई में। तो एआई पे क्वेश्चन डालने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। स्मार्टली अपनी बात को पूछिए, एक बात को अलग अलग तरीके से पूछिए, कोशिश कीजिए कि आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट
प्रोवाइड करें। Context यानी कि provide अगर करें। आप किसी फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं मैं बिरयानी बनाना चाहता हूँ, डायरेक्टली बोले जर्दे का रंग कितना डालूं, आप पूछें कि इतने लोगों की बिरयानी के लिए कितना जर्दे का रंग डालूं, कितना डालूं, तो फिर वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा बता अच्छे देगा। तरीके से बताएगा, ठीक है, हाँ। एक चीज तो ये है। दूसरा, डेफिनेटली प्लानिंग कैन बी डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्जीक्यूशन आप ही का काम है। हाँ। एग्जीक्यूशन तो आप ही करेंगे ना, तो उसके तो सही। मास्टर आप ही हैं। ऑब्स्टिकल्स आपको वो पहले से नहीं बता सकता, ना ही आपके हिस्से के आके ऑब्स्टिकल्स हटा सकता है। सही। तो डेफिनेटली आपकी एक्सपर्टीज तो कहीं नहीं जा रही। हाँ, दूसरा, जो मॉडल्स वगैरह भी काम करते हैं ना जब, तो हम उसको कहते हैं जैसे सारे काम आपने जो है एआई से करवा लिए, स्टिल हाँ। ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टू बी एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। हाँ। वी कॉल इट ह्यूमन इन द लूप अप्रोच, यानी हाँ। कि एंड के अंदर जो भी रिजल्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाए उसको रिव्यू जो करेगा वो कौन करेगा, वो एक इंसान ही करेगा। इंसान ही इंसान करेगा। चेक करेगा, इंसान वैलिडेट करेगा और फिर उस रिजल्ट्स को आगे फॉरवर्ड करेगा। विच इज ऑल्सो एथिकल यूज ऑफ एआई, कि आप उसको सही से पहले उसके काम को चेक करें। हाँ। और फिर उसके बाद आप जो है वो उसको आगे क्या कहते हैं इस्तेमाल करें। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए या ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ों के लिए एआई कितनी बेनिफिशियल है? अच्छा, एआई देखिए आपको बहुत अच्छे से प्रोडक्ट्स के बारे में बता देगा। हाँ। आपको डेफिनेटली, लेकिन जाहिर सी बात है वो अगर खुदा न खास्ता आपको कोई एलर्जी है, हाँ। कोई आप है ना, तो वो ये आपको वही बात आ गई ना कि फिर आपको एआई से निकल के ह्यूमन असिस्टेंस के ऊपर आना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि आप एआई से एक सर्टेन काइंड ऑफ नॉलेज ले लेंगे, लेकिन उसके आगे एग्जीक्यूशन आपको उन तमाम तर लोगों से ही करनी पड़ेगी या अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी जो कि आपकी सराउंडिंग में मौजूद हैं, यानी इंसान मौजूद हैं। तो ये और इस वक्त आपकी हाँ, बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन होगी ना हाँ। सबा, वो बहुत जरूरी होगी। बहुत So, आपको जरूरी कोई है। एलर्जीज है, कुछ है, यू विल हाँ। हैव टू टेल दैट वेरी क्लियरली सही। टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है एक इशू इसमें कि अगर आपने एआई यूज़ करनी है तो पहले आपको एआई के अकॉर्डिंगली उस लेवल के ऊपर पहुंच के उस तरह के क्वेश्चंस भी पुट करने होंगे, और फिर जब आंसर आए तो खुद भी ये आपने सोचना होगा, खुद भी उसको जहन में आपने एनालाइज करना होगा कि ये जो आंसर है, इज दिस करेक्ट आंसर टू टेल एनीवन और नॉट। क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वही आंसर आ जाता है और वही आंसर जो है वो आगे पुट कर देते हैं या किसी को जवाब दे देते हैं, बट वो आंसर वहाँ पर देने वाला जवाब नहीं होता या फिर वो उस तरीके से नहीं होता कि आप उसको वहाँ पे आंसर के तौर पर प्रेजेंट कर सकें। इसके लिए फिर आपको किसी प्रोफेसर, किसी डॉक्टर, किसी जो है ना वो ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको गाइड कर सके। बिल्कुल। एआई इज़ अ वेरी गुड थिंग इन ह्यूमंस लाइफ, बट आपको इसको सीखना पड़ेगा और इसको सीखने से पहले खुद आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक आंसर के लिए आपको फिर सर्च करना पड़ता है कि इज़ इट राइट और रॉन्ग, क्योंकि क्रॉस चेक आप टेक्नोलॉजी को भी कर रहे होते हैं। समटाइम्स आप देखिए ना, गूगल मैप धोखा दे देता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कोई एब्रीविएशन पूछ रहे होते हैं, उसकी 4 चीज़ें जो है वो डिफरेंट ऐप्स पे डिफरेंट नज़र आ रही होती है। जी, ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे तो ऐसे बताया गया है, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में ऐसे बताया गया है, जबकि हमारी लाइब्रेरीज़ में जो है वो डिफरेंट उसकी इस्तेलाह है। तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। आपने हार्ड वर्क करना है, टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके चलना है और एआई से भरपूर फ़ायदा आपने उठाना ही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो महाजबीन मौजूद थी और महाजबीन ने आज हमें ढेर सारी बातें बताई कि हमारे किस किस तरीके से काम आ सकती है और एआई से आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज़ आपने डरना नहीं है, एआई पे काम करें। इसके बड़े अच्छे कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ करें, और ख़वातीन के लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है। आपकी ग्रॉसरी लिस्ट, आपकी सारी टेंशन्स जो है ये दूर कर देगी। ये भी पूछ लीजिएगा जो अच्छी वाली मेड है उसको ट्रीट करने का तरीका क्या होता है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो जनाब, आज मिलवाते हैं आपको ऐसे बाहिम्मत लोगों से जो कि इतने मेहनत से काम कर रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं कि इनका काम है तो बड़ा साइलेंट, लेकिन अगर ये काम ना करें तो आप सोचें कि कितना क्योस क्रिएट हो जाए। ये वो लोग हैं जो दिन रात आवाम की खिदमत के लिए मौजूद होते हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप उस तरह से नहीं जानते, लेकिन आज हम इन लोगों को आपके सामने लेकर आए हैं कि अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आग लग जाए, खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई भी इशू हो जाए, डोमेस्टिक वायलेंस की सिचुएशन हो या कुछ और हो, तो आप इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये वो ख़वातीन हैं जो कि माशरे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। अच्छा, इनके साथ जो है एक और पर्सनैलिटी भी हमारे साथ मौजूद है। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, उसके बाद फिर इनसे डिस्कशन करते हैं इनके कामों के हवाले से। हमारे साथ जो है वो आयशा फ़ारूक मौजूद हैं जो कि स्टेशन हाउस इंचार्ज हैं रेस्क्यू 1122 से। फिर हमारे साथ डॉक्टर युसरा अली हैं जो कि एमरजेंसी ऑफिसर हैं रेस्क्यू 1122 से, और उनके साथ हैं अली फ़ादो, इंडस यकीन एम्बेसडर हैं और इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क से जो है इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सबसे पहले बढ़ते हैं हम आयशा की जानिब। आयशा, ये बताइए
कि किस तरीके से आप लोग ये काम सर अंजाम दे रहे हैं और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, ये बड़ी बहादुरी का और बड़ी मेहनत वाला काम है। जी आयशा। अच्छा, सबसे पहले तो जो है हम रेस्क्यू 1112 के हवाले से बताते चलें कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन पर रिस्पॉन्स करता है और साथ साथ कम्युनिटी को भी ट्रेन करता है। और यही है कि जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और चाहे कहीं भी आतिशज़दगी का वाक़या हो या बिल्डिंग कोलैप्स का वाक़या हो या ड्राउनिंग का केस हो या कोई मेडिकल इंजरी हो या कोई जेंडर से रिलेटेड इशू भी हो, तो रेस्क्यू 1112 विद कंप्लीट प्राइवेसी केसेस को डील करके रेलिवेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा। तो आपने देखा होगा कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद रेस्क्यू 1112 में मौजूद है और वो पूरे जोश और जज्बे के साथ, क्योंकि आज इंटरनेशनल यूथ डे भी है, तो हम बताएंगे कि हमारी सर्विस में काफ़ी सारे नौजवान मौजूद हैं जो बिल्कुल जोश के साथ और अपनी जो है एक पूरी मुकम्मल ट्रेनिंग के साथ इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्स करते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं और लोगों को रिलीफ फराहम करते हैं। लोगों को रिलीफ फराहम करते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे साथ यूसरा भी मौजूद हैं। यूसरा से पूछते हैं, यूसरा ये बताएं कि किस तरीके से आप लोग काम करते हैं। है तो ये बड़ी बहादुरी का काम है, तो ये बड़ी हिम्मत का काम, लेकिन ये हिम्मत कैसे आ जाती है और कैसे जो है वो लोगों की इतनी मदद करते हैं। और ये एक तरह की साइलेंट मदद होती है, लोग इन लोगों को नहीं जानते। जब आप रेस्क्यू 1112 पे किसी भी हेल्प के लिए कॉल करते ना, तो ये लोग वहाँ मौजूद होते हैं जो कि आपको असिस्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, अब आप ऐसे करें, इतने मिनट वेट करें, या फिर हम हेल्प भेज रहे हैं एंड ऑल दैट। जी बिल्कुल। एक्चुअली जो हमारे पास यूथ है उनमें बहुत इनकरेज्ड हैं, वो बहुत इस चीज़ में हैं कि हमने काम करना है। एक जज्बे उनके अंदर, पेट्रियाटिक वो चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हमने अपने अवाम के लिए कुछ करना है, हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। तो बिल्कुल ये एक थोड़ा सा टफ बिल्कुल है, लेकिन हमारी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है लाहौर अकेडमी से। अच्छा। तो हमें ये प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि आपने किस तरीके से, फॉर एग्जांपल फायर का इंसिडेंट होता है, आपने वहाँ पे किस तरीके से अपनी सेफ्टी को लेके काम करना है, आपने वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है और लोगों की जान बचानी है। लोगों की जान बचानी है। अच्छा जी, हमारे साथ अली फारूक भी मौजूद हैं। ये बताएं कि आपका जो काम है उसकी नौयत क्या है और आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरी जर्नी इंडस के साथ शुरू हुई थी आई थिंक अराउंड 3 साल पहले। अच्छा। जब मैंने कॉलेज शुरू किया था तो मैं वॉलंटियर का काम करता था और काफ़ी विज़िट्स इंडस की भी हुई मेरी। और कॉलेज ग्रेजुएट होने से पहले ही मैं बस इंडस की विज़िट के लिए गया था और जाने से पहले एक बच्चे के साथ मुलाकात हुई। उस बच्चे ने मुझे बोला कि आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस वीकेंड घर जा सकूं और ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो, क्योंकि मेरी बहन की बर्थडे है। और उस दिन के बाद से आई फेल्ट लाइक कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी काम, जितना भी काम कर सकूं इंडस के लिए, मैं करने की कोशिश करें। तो क्या जब आपकी उस बच्चे से मुलाकात हुई तो क्या आप लोगों ने बात की, क्या आपके जहन में आइडिया आया या क्या आपको ख्याल आया कि यू कैन डू दैट? तो मेरी उस बच्चे से मुलाकात हुई थी जब मैं इंडस की पीडियाट्रिक वार्ड में गया था। तो सिर्फ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। मैं पूरी टीम के साथ गया था। तो हम उनके लिए खिलौने और स्नैक्स वगैरह लेके गए थे। और जब उस बच्चे ने मुझे ये बोला, मेरे दिमाग में वो चीज़ वो चलती रही। और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए कनाडा गया था, मैं सोचता रहा मैं कैसे इंडस की हेल्प कर सकूं। सही। जब मैं कनाडा गया, फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी थी इंडस मैकमास्टर के नाम से। राइट। और उस वो सोसाइटी नई शुरू हुई थी। अच्छा। बट वो इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं थी। एंड मुझे ऑब्वियसली याद आया कि आई नो पीपल इंडस में, तो मैंने इंडस हॉस्पिटल और इंडस मैकमास्टर कनाडा को कनेक्ट किया। अच्छा, दोनों को कनेक्ट किया आपने। दोनों को कनेक्ट किया। तो बहुत सपोर्ट मिला हमें वहाँ पे। और एट द एंड ऑफ द ईयर हमने अराउंड ओवर $15,000 रेज किए इंडस के लिए थ्रू वेरियस इवेंट्स पूरे साल के थ्रू। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो जिस तरह से ये फंड रेजिंग होती है ना, ये यकीन करें ये बड़े हिम्मत वालों का और बड़ी उन लोगों का काम होता है जिनका दिल वाकई बहुत बड़ा होता है। और आप किसी को भी जब कोई फ़ंड दे रहे होते हैं या किसी की हेल्प कर रहे होते हैं ना, तो इवेंचुअली आप अपनी मदद कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी की हेल्प करें तो हमेशा ये सोचें कि ये आप अपनी मदद कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। अब बात करते हैं, हमारे साथ आयशा यूसरा दोनों मौजूद हैं। अच्छा आयशा यूसरा, जिस तरह से हम बाहर के ममालिक में देखते हैं ना कि रेस्क्यू 1112 है, तो हमारे जहनों में वही कॉन्सेप्ट आता है कि हमारा जो रेस्क्यू 1112 है वो भी उसी तरीके से होगा। आप थोड़ा सा बताएं
कि हमारा जो ये डिपार्टमेंट है जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हैं, इंस्टेंट हेल्प करते हैं, ये किस तरह काम करता है? और क्या मैं ये सवाल सही पूछ रही हूँ कि ये वही वाला रेस्क्यू 1112 है जिस पे आप कॉल करें और फ़ौरन से हेल्प आ जाती है, ऐसा है या कुछ मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल। हमारे पास जैसे 1112 पे कॉल नहीं होती है तो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है प्रॉपर। वहाँ पे और हमारी जो टीम होती है जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फायर की इंसिडेंट आ गया कोई भी, तो विद इन 2 to 3 मिनट हमारी टीम रेडी होती है और वो मूव कर जाती है उस इंसिडेंट की तरफ। अच्छा, तो वी कैन से कि हमारा जो रिस्पांस रेट है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। 2 से 3 मिनट के अंदर जो है जी हमारी 1112 का रिस्पांस रेट है। और बिल्कुल भी आपने ऐसे नहीं सोचना कि ये बिल्कुल इसी तरह का है कि आपने जो है वो ये सोच रहे होंगे कि जी जब सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी, जब शहरी लुट जाएंगे, मोबाइल चोरी हो जाएंगे तो पुलिस आएगी और फिर शहरियों से ही तहकीकात करेगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे थे। ऐसा नहीं है, ये 1112 जो है ये इसका रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है। अच्छा आयशा, आप बताएं किस तरह की कंप्लेन जो है वो आप लोगों को आती है ज़्यादातर? डोमेस्टिक वायलेंस की, क्योंकि फायर का तो इशू होता है कि चलें जी वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या इमारतें हैं वहाँ पर यूजुअली इस तरह की कंप्लेन आती हैं। घरों से किस तरह की कंप्लेन आती हैं? डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर घर में कोई अंदर कोई हादसा हो गया? अच्छा जी, रेस्क्यू 1112 में जो है जेंडर बेस्ड सेल भी कायम किया गया है। अच्छा। जहाँ पे जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो है केसेस को सुना जाता है। सही। और कंप्लीट प्राइवेसी के साथ, और जो कॉलर होती है उनके कंसेंट के साथ जो है क्योंकि हमें प्राइवेसी को बिल्कुल जो है ना मद्देनज़र रखना होता है, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है। किसी का प्राइवेट इशू है, लोग नहीं चाहते कि वो पब्लिक में जाए या वो कहीं किसी और अगर आप किसी की प्राइवेसी को प्राइवेसी नहीं रखेंगे तो पीपल विल कॉल यू। जाहिर है वो आपको बुलाएंगे भी नहीं कि आप उनकी प्राइवेसी कहीं और बताएंगे। हाँ, और फिर उनसे उनके जो भी उनके ऊपर वायलेंस होता है, वो चाहे जिस तरीके के मेंटल एब्यूज़ हो, फिजिकल हो, उसके बारे में सुना जाता है। और मुताल्लिका जो रेलिवेंट इदारे होते हैं उन तक जो है वो केसेस ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, 15 का इदारा है। और साथ साथ अगर कोई मेडिकल इंजरी भी रिपोर्ट होती है तो हमारे जो है EMTs मौजूद होते हैं, जो कि रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस में जो है वहाँ पे सीन पे पहुँचते हैं और विक्टिम को जो है क्योर करते हैं। अच्छा, प्रैंक कॉल्स कितनी होती हैं यूसरा? प्रैंक कॉल्स होती हैं जो नॉन सीरियस कॉल्स होती हैं, उसको कैसे डील आउट करते हैं? प्रैंक कॉल्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक रूल है, सिस्टम बना हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक प्रैंक कॉल 3 बार आती है तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो फिर कैसे जान कैसे छुड़ाते हैं? तो आपको पता कैसे चलता है? अब किसी ने प्रैंक कॉल की है, अब आपने फ़ोन पे किया है, तो क्या आप फिर कहती हैं कि भाई आपका प्रॉब्लम बताएं, या किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रैंक कॉल है या सीरियस कॉल है? कभी कभी प्रैंक कॉल ऐसी आती हैं जो कि हमें लगती है कि वाकई में इमरजेंसीज हैं। हमारी टीम वहाँ पे मूव भी करती हैं, लेकिन वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे कोई इमरजेंसी होती नहीं है। तो उसके बाद फिर हम उसको फिर लीगली वे में उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सही जी, ठीक। तो ज़्यादातर कंप्लेंट्स क्या आ रही होती हैं? ज़्यादातर हमारे पास जो इमरजेंसीज आती हैं, जैसे कि फायर की इमरजेंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं, रेस्क्यू की बहुत ज़्यादा आती हैं, और मेडिकल इमरजेंसीज हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं। शो में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई हमारे साथ इस वक्त यूथ मौजूद है, बात कर रहे हैं हम यूथ, इंटरनेशनल यूथ डे भी है और यूथ का इंतहाई अहम किरदार है। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल जितना सोशल मीडिया सब रन कर रहे होते हैं या बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, वो हमारी यूथ भी होती है। अच्छा, अली फारू हमारे साथ मौजूद हैं। अली, ये बताएं कि आप मज़ीद और क्या कुछ कर रहे हैं? फंड रेजिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने कोलैब किया यहाँ इंडस में और फिर कनाडा में, तो ये किस तरह का कोलैबोरेशन जा रहा है और इसमें आप लोगों के क्या क्या पॉइंटर्स हैं मेनली? तो कनाडा में मेनली हमारी फंड रेजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। तो हम पूरे साल अलग अलग इवेंट्स, सोशल इवेंट्स होल्ड करते रहे। उनमें हम इंडस की अवेयरनेस भी क्रिएट करते रहे। पूरी कैनेडियन यूथ जो भी इवेंट्स के लिए आती थी उनको एक्सप्लेन करते रहे कि इंडस का ये मिशन है, इस काम के लिए इंडस काम करती है। एंड आई फील लाइक वी कनेक्टेड वेरी वेल विद द यूथ। इसीलिए हम हर इवेंट पे काफ़ी लोग आते थे और पैसे दे के आते थे। उन पैसों का हम हम वापस यहाँ पे बेचते थे। और काफ़ी इम्पैक्ट किया है। अच्छा। बिकॉज आप देख लें इंडस की इतनी अच्छी नई फैसिलिटी बन रही है और इतने पेशेंट्स की हेल्प हो रही है इंडस के थ्रू। तो हम वो उस तरह के फंड रेजर्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी जाके हम हमारे पास काफ़ी प्लान्स हैं अलग अलग फंड रेजर्स के। मतलब जैसे कि तो कैसे रिएक्ट करते हैं कनाडा में जो कम्युनिटी है जब आप बताते हैं कि इंडस हॉस्पिटल इज़ डूइंग दिस और दैट, तो किस तरह फिर वो लोग रिएक्ट करते हैं? क्या क्या उनके रिजर्वेशंस होते हैं? क्योंकि समटाइम्स ये होता है ना कि जब कोई
फंड्स दे रहे होते हैं या किसी भी इदारे को, किसी शख्स को भी, तो उससे पहले उसकी स्क्रूटनी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इज़ ऑल अबाउट, कितना ठीक है कितना गलत है, तो क्या फिर आप लोग उनको बताते हैं वहाँ पे? आई फील लाइक कैनेडियन पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते Canadians, हैं वो yes. बहुत एम्पैथेटिक हैं टुवर्ड्स द कॉज दैट इंडस हाँ, इज वर्किंग फॉर। सही। तो ऑब्वियसली हम सोशल मीडिया के थ्रू उनको सब कुछ समझाते हैं कि हम इस कॉज के लिए काम करते हैं, हाँ। एंड उनसे लाइक बताते हैं अगर हमारे लाइक फंड्स एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए जा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी के लिए हाँ। हमने एक प्रोजेक्ट किया था, एक फंड रेजर किया था। अच्छा। तो उनके लिए हमने लाइक सारे लाइक यूनिवर्सिटी के लोगों को समझाया था सही। कि कीमोथेरेपी के लिए फंड्स जा रहे हैं, एंड हमने उनको लाइक प्रूफ भी दिखाया वीडियोस के थ्रू कि आपके फंड्स यहाँ जा रहे हैं। सो वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, एंड ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में नहीं रहते, तो वो उनकी कोशिश है जितना भी हेल्प कर सकें वो करना चाहते हैं। सही। तो ये अच्छा बड़ी response अच्छी आता बात है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत ज़्यादा फंड्स देते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, वो एक तरह से पाकिस्तान की बैकबोन भी हैं। अच्छा आयशा, युसरा, अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आप लोग रेस्क्यू 1112 के लिख हैं और आप लोगों के जो जॉब आवर्स हैं वो क्या हैं, ज़रा ये बताएं। और दूसरा 24/7 ये लोगों की खिदमत के लिए ऑन है, कोई शख्स कभी भी किसी भी टाइम पर कॉल करके मदद तलब कर सकता है? जी बिल्कुल, हमारी जो सर्विसेज है वो 24/7 है। हाँ। और इसी तरीके से जैसे कि हम ऑपरेशंस इंचार्ज हैं, ऑपरेशन हाँ। इंचार्ज, हमारा टाइम कभी फिक्स नहीं है। अच्छा। लाइक 24/7 जहाँ पे भी इमरजेंसी हो, जहाँ पे भी हमारी नीड हो, हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं सही। और वहाँ पे हम अपने इंसिडेंट को वहाँ पे लीड कर रहे होते हैं। सही। तो कितना स्टाफ है ओवरऑल आप लोगों का? ओवरऑल तो हमारा स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह 1400 प्लस है। सही, हाँ। और क्योंकि अभी बाकी जो बैच है वो भी ट्रेनिंग के लिए गई है, वो जैसे आती है तो फिर हमारा स्टाफ बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और तो कोई कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो युसरा जो आपको याद रह गया होगा कि ये कॉल आई थी और ये इंसिडेंट हुआ था, आई विल नेवर एवर फॉरगेट दिस? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। हाँ। अभी जैसे हमारे लांडी का इंसिडेंट रिसेंटली हुआ था, हाँ। तो वहाँ पे एक्चुअली मैं ही लीड कर रही थी। और वहाँ पे ये था कि मोस्टली जो हमारे पास रेस्क्यूअर्स हैं, वो फायर फाइटर्स हैं, वो बहुत यंग एज के हैं। हाँ। और उनमें एक जज्बा है, एक जुनून है कि हमने काम करना है, हमें हाँ। कुछ भी करके बचाना है लोगों को। सही। क्योंकि आपने देखा होगा लांडी इंसिडेंट पे किस तरीके से वहाँ पे लड़कियाँ हाँ। और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे वो जंप मार रहे थे, तो हमारी टीम ने बर वक्त वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करके हमारी जो फीमेल फायर फाइटर्स भी हैं उन्होंने भी उनको रेस्क्यू किया है और उनको करके, और उनके अंदर एक जज्बा था कि नहीं हमने उनको बचाना है, बचाना है। सही। तो ये भी ऐसे एक बहुत बहादुरी का काम होता है युसरा कि आप किसी की मदद को जा रहे हैं और ख़ुद अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल के आप जा रहे होते हैं। आपको खुद पता होता है कि लाइफ रिस्क कितना होता है, कि अगर आप जब किसी को बचाने जा रहे हैं, किसी जगह पर आग लग गई है, कोई और इंसिडेंट है, कोई और प्रॉब्लम है, तो ये जज्बा कहाँ से आता है फिर आप लोगों में? ये बताएं कि ये कितना मुश्किल काम होता है 1112 के साथ मुंसलिक होना, लोगों की मदद करना। बिल्कुल, एक्चुअली यहाँ पे जो यंग जनरेशन है, हाँ। उनमें अंदर ये खुद जज्बा है, वो खुद को उस जगह पे रख के महसूस करते हैं, फील करते हैं। हाँ। कि अगर हम उस जगह पे हों और हमारी हेल्प के लिए कोई ना आए तो क्या महसूस होता है, क्या महसूस तो ये होता जो है ना एक बड़ी पॉइंट है जो कि इस यंग जनरेशन, जैसे आपके सामने भी एग्जांपल है। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो वो एक अपने उनके थॉट्स हैं, उनके अलग से हैं। तो मेरे हिसाब से तो आजकल की जो यंग जनरेशन है उनकी ब्रेव भी है और उसके अंदर ये जज्बा भी है। बिल्कुल। और ये बड़ी खुशी की बात होती है कि आप किसी की जान जो है वो बचाएं। अच्छा अली, जिस तरह से बात हो रही है ना कि किसी की जान बचाना, किसी की मदद करना, तो ये कितना आप समझते हैं कि कितना ज़बरदस्त काम है, कितना ज़बरदस्त जज्बा है? और ये जो लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा फ़ंड रेजिंग में ना हिस्सा लेते हैं, ना किसी की मदद करते हैं, या लोगों के मसाइल को इग्नोर कर देते हैं? आई बिलीव कि अगर आप फंड रेजिंग और इतनी हेल्प डायरेक्टली ना करें, हाँ, इवन अगर आप स्मॉल लाइक मिनिमल एफर्ट्स कर सकें तो आपको करना चाहिए, बिकॉज एक दिन में शायद फ़र्क ना पड़े, बट इन द लॉन्ग रन स्मॉल एफर्ट्स ऐड अप एंड वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट बना सकते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप काम कर सकें, अगर किसी की बेनिफिट, किसी की हेल्प हो रही हो, आपको करने की कोशिश। तो आपके फ्रेंड्स आपको क्या कहते हैं कि अली ये जो आप काम कर रहे हैं, मतलब ये इतना मेहनत तलब काम है, इतना टाइम टेकिंग है, फंड रेजिंग कर रहे हैं एंड ऑल दैट,
तो क्या रिस्पॉन्स आता है फैमिली का, फ्रेंड्स का? एक्चुअली मेरी जर्नी फ्रेंड्स के साथ शुरू हुई थी कॉलेज में। हाँ। हम सब लाइक फ्रेंड्स एक सोसाइटी में थे और उस लाइक सोसाइटी का नाम था मेरी भी एक ख्वाहिश है। तो मेरी भी एक ख्वाहिश है। जी, अच्छा, तो सही। उस सोसाइटी के थ्रू हमने लाइक काफ़ी वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस किया, लाइक फ़र्क NGOs के साथ एक्सपीरियंस किया। उसके थ्रू यू नो काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिले और काफ़ी सपोर्टिव रहे फ्रेंड्स यहाँ पे कनाडा में, और फैमिली तो लाइक बहुत सपोर्टिव रही पूरा वक्त, और काफ़ी इंकरेजमेंट मिली फैमिली से एज वेल। तो यू नो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बट आई थिंक आई वुड इंकरेज लाइक ऑल द यंग जनरेशन, सही। ऑल द यूथ टू हेल्प आउट, जितनी भी हेल्प कर सकें, अगर छोटी भी हेल्प हो आप करें। बिल्कुल, छोटी हेल्प भी हो ना तो वो आप लोगों की ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी नेकियों में इजाफा करते हैं, और जब जितनी ज़्यादा नेकियां होती हैं अल्लाह ताला उतनी ही आपके लिए खैर व बरकत के दरवाजे जो है वो खोल देते हैं। आयशा हमारे साथ हैं। आयशा, ये बताएं कि जिस तरह अभी मैं युसरा से पूछ रही थी कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद रह गया हो, आपको कोई ऐसी कॉल, ऐसा इंसिडेंट, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें जो आपको अब तक याद हो और आप कहती हो कि भाई ये मैं नहीं भूल सकती, और ये जो इंसिडेंट था इसके ऊपर जो मेरा रिस्पांस था, या जिस तरह से 222 ने रिस्पांस देकर यहाँ पे ये मैटर सॉल्व किया है, दैट्स अनबिलीवेबल। देखिए, इस तरह के मुतादिद केसेस हैं जो कि आपको मेमोराइज हो जाते हैं, क्योंकि एक तो आते ज़दगी के वाक़यात होते हैं जिसमें लोग बहुत इम्पेक्ट उनके ऊपर जो आता है तो वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। इसी तरह जो गुज़िश्ता दिनों में काफ़ी पहले जब काशिफ सेंटर में आग लगी थी, वहाँ पे भी ख़वातीन मौजूद थी जिन्हें हमने रेस्क्यू 1122 की बाहिम्मत नौजवान ख़वातीन ने स्नॉर्कल की मदद से नीचे उतारा था, क्योंकि उनको हाइट का बहुत ज़्यादा फेयर था। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं ऑपरेशन में जो कि एक याद रह जाती हैं कि किस तरह हम खिदमत के जज्बे से सरशार होकर लोगों की मदद करते हैं, और इसका एक जो है दुनिया में भी अजर है और आखिरत में भी अजर है। आखिरत में भी अजर है। बहुत शुक्रिया आयशा, युसरा और अली हमारे शो पर आए, और इन लोगों से जब आप मिलते हैं ना तो आपको पता चलता है कि इंसानियत क्या है और किस तरह से आप इंसानियत की मदद कर सकते हैं। तो आएँ, मिलकर उन लोगों की मदद करें जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी अपनी खुद की मदद है। इंसानियत से बढ़कर कोई जज्बा नहीं होता। शो का टाइम एंड अप हो गया है, और आज के शो का फीडबैक ज़रूर हमारी सोशल साइट पर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियस 10।